हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ आंसू में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम एनसीईआरटी के सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 11th के एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इससे पहले हमने स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और सोशल जस्टिस से संबंधित टॉपिक को कवर किया है और उन टॉपिकों से संबंधित कुछ एमसीक्यू को भी कवर किया है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नागरिकता। इसे हम लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। और जो भी व्यक्ति बोर्ड की परीक्षाओं यानी बिहार, झारखंड, यूपी या अन्य बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा देना है जिनको, वे भी आप यहाँ से एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं, ताकि अपना बेसिक मजबूत करें। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग बिहार, झारखंड, यूपीएस, कोई भी पीसीएस का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये आपका एक एक टॉपिक यानी एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया गया है। साथ ही जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि आप कोई भी ऐसा एग्जाम जिसका तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना जरूरी है। तो उसी क्रम में हमारा नागरिकता है, जो कि यूजीसी नेट सिलेबस का भी पार्ट है। तो ये क्लास 11th का है और आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे निवेदन या आग्रह करूंगा कि इस सेशन को शेयर करें, अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी मनोबल बढ़े। तो हम शुरू करते हैं कि आखिर नागरिकता क्या है, नागरिक कौन होते हैं, नागरिकता किस बेसिस या किस आधार पर दी जाती है, अगर हम भारत की नागरिकता ले लेते हैं तो किसी और देश का नागरिक होंगे कि नहीं। इन सारे विषयों पर विस्तारवार चर्चा हम करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई संदेह आपको ना रह जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नागरिकता के बारे में क्या बात करते हैं। मैं फिर बताना चाहूंगा आपको कि ये क्लास एनसीईआरटी का है और क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का है, जिसे राजनीतिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है। यहाँ पे हमने अपनी बात नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू करें कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और आसान सदस्यता है। हम अपनी बात को कहाँ से शुरू करें, तो नागरिकता की जो सबसे आसान या सुप्रसिद्ध परिभाषा दी जाती है वह क्या है कि नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय यानी एक राज्य का पूर्ण सदस्य या समान सदस्य के रूप में है, जो किसी न किसी रूप में राज्य के काम में भाग ले रहा है। जैसे हम लोग को ही देख लीजिए, हम लोग आज राज्य के रूप में या भारत के नागरिक हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं वहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है कि स्टेट का अलग नागरिक हो गया और देश का अलग नागरिक है, मतलब दोनों से उसको नागरिकता मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता की प्रावधान है, जिसमें हम भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी राज्य में रहते हों, झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य के निवासी हों, लेकिन हम नागरिक भारत के कहलाएंगे। और इसका सामान्य सा परिभाषा है कि किसी भी राजनीतिक इकाई का अगर हम सदस्य हैं, पूर्ण सदस्य हैं, तो हम नागरिक के रूप में कंसिडर किए जाएंगे। आगे देखिए, इस अध्याय में हम यह छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता का सही सही अर्थ क्या है, आखिर जिस नागरिकता को हम समझना चाह रहे हैं उसका वास्तविक मतलब क्या है। तो आगे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम उन बहसों और संघर्षों पर दृष्टिपात करेंगे जो पूर्ण और समान सदस्य की व्याख्या के संदर्भ में चले जाते हैं। जैसे नागरिकता के संबंध में और भी बहुत सारे विचार हैं जो अपनी अलग अलग परिभाषा देते हैं। जैसे उदारवादियों के अनुसार अलग है, अरस्तु के समय में नागरिकता का मतलब अलग था, प्लेटो अलग नागरिकता का मतलब देते थे, और साथ ही साथ मार्क्सवादियों के अनुसार अलग था मतलब नागरिकता का। तो सारे विषयों को या सारे विचारकों को हम बहुत विस्तार से समझेंगे। साथ ही साथ आगे देखेंगे कि अगले परिच्छेद में नागरिकता और राष्ट्र के बीच संबंध तथा विभिन्न देशों में स्वीकृत नागरिकता की कसौटी पर चर्चा करेंगे। नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निहितार्थ है कि नागरिकता सार्वभौमिक होनी चाहिए। क्या इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए? अब देखिए, नागरिकता सार्वभौमिक है और यह कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी देश का नागरिक मान लिया जाना चाहिए? तो देखिए, नागरिक
या किसी देश का नागरिक होने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि आप उस देश के किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकते हैं और आप पे किसी भी प्रकार का कोई दबाव खासतौर पे गैर नागरिक के रूप में नहीं लिया जाएगा। जैसे हमारे संविधान में जो नागरिक के रूप में जिनको कंसीडर किया गया है, जो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधानें की गई हैं और साथ ही साथ उनको मौलिक अधिकार का कुछ सिद्धांत दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ देखेंगे कि जो गैर नागरिक यानी विदेशी लोग हैं, उन्हें भी कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन उसका जो संख्या है बहुत कम, ना के बराबर है। और ऐसे मौलिक अधिकार दिए हैं जिसका वास्तविक मतलब अब धर्म से संबंधित है। तो धर्म ऐसे भी अब वो भारत आएंगे तो थोड़ी जबरन हम लोग उनको कन्वर्ट करवा लेंगे, तो उससे संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए। ऐसे हाल में हम तमाम राष्ट्रविहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे। ठीक है, जो राष्ट्र जिनके पास अपना देश नहीं है, उनकी व्याख्या हम कैसे करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं, जैसे म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रवासित लोग जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई नागरिकता नहीं है, तो उनकी स्थिति क्या है। आज फिलिस्तीन का कंडीशन है कि जर्मनी में निवास कर रहे हैं फिलिस्तीन से लोग भाग के, तो उनके लिए क्या प्रावधान किया जाएगा, इसकी चर्चा करेंगे। इन मुद्दों पर बाद के परिच्छेदों में विचार किया जाएगा, जो आगे आएंगे उसमें चर्चा करेंगे। आखिरी परिच्छेद में वैश्विक नागरिकता के मुद्दे पर विचार करेंगे कि क्या इसका अस्तित्व है और क्या यह राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकती है। तो वैश्विक स्तर पर नागरिकता देने की बात की जा रही है और क्या यह राष्ट्रीय नागरिकता की जगह ले सकती है, तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसके कुछ पॉइंट हैं कि इस अध्याय में पढ़ने के बाद, इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हमें क्या जानकारी मिलेगी, इसकी चर्चा करते। पहले नागरिकता के अर्थ की व्याख्या करने और आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ को विस्तार किया जा रहा है या चुनौती दी जा रही है, उसमें से कुछ पर विचार करने में समर्थ होंगे। और खासतौर पर नागरिकता का अर्थ, नागरिकता का मतलब, नागरिकता किसको दी जाती है, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सारी जानकारी हमें मिलेगी। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि नागरिकता से संबंधित राष्ट्र में भारत जैसे देश में बहुत सारे विवाद हुआ, जैसे कि एनआरसी या सीएए के नाम पे बहुत सारे विवाद हुआ। कुछ लोगों को नागरिकता दिया गया, कुछ लोगों को नागरिकता नहीं दिया गया, कुछ लोगों को इस श्रेणी से बाहर किया गया। तो यह तमाम विषयों पे हम चर्चा बड़े विस्तार से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि भूमिका क्या देखेंगे। किसी भी पॉइंट को समझने के लिए उसका क्या आधार है, उस पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भूमिका, नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की जाती है। जैसा हमने पहले देखा कि नागरिकता का सामान्य सा मतलब यही होता है कि हम किसी राष्ट्र के नागरिक हैं या पूर्ण सदस्य हैं। ठीक है, चाहे वह कोई भी राष्ट्र है उसके। समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं, जैसे भारत में ही है। आज हम कहीं भी किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि भारत का नागरिक है, इंडिया का नागरिक है, हमारे पास इंडिया या भारत का सिटीजनशिप है। साथ ही साथ बहुत सारे अधिकार हमें नागरिकता के रूप में मिले हैं, जो कि मौलिक अधिकार के रूप में है, और भी तमाम बहुत सारे अधिकार हैं। ठीक है, इसलिए हम संबंध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मान लेते हैं कि जिस राष्ट्र का जो रहने वाला उस आधार पर जापानी, भारतीय, अलग अलग देश के अमेरिकन मान लेते हैं, ब्रिटेन का निवासी मान लेते हैं। तो जिस हिसाब से रह रहे हैं उसको उस हिसाब से मान लिया जाता है। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी आवागमन करने या यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के किसी भी राज्य या किसी भी शहर में जाके निवास कर सकते हैं, आना जाना रख सकते हैं और इसमें किसी तरह का कोई बाधा नहीं है। तो एज ए नागरिक के रूप में आपको बहुत सारी यात्राएं करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, आज भारत के नागरिक हैं आप जब भी हिमालय की ओर घूमने जाते हैं तो तमाम सुरक्षा, कश्मीर, खासतौर पे कश्मीर का भ्रमण करने जाते हैं, कश्मीर घूमने जाते हैं तो आपको तमाम तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो। आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को कवर करते हैं। हमारा आगे हम लोग बात करते हैं कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक समझ में आता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण शरणार्थी या अवैध प्रवासी है। देखिए, सामान्य सा मतलब है कि आपको किसी चीज का महत्व तब पता चलेगा जब आपके पास वो चीज नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने नागरिकता के विषय में
ज़्यादातर महत्व तब पता चलता है जब हम ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों को देखते हैं, ऐसे निर्वासितों या शरणार्थियों या माइग्रेंट या प्रवासियों को देखते हैं जिनके पास अपना देश नहीं है। कभी फलाने देश में तो कभी चिलाने देश में। आज भारत की स्थिति है कि भारत में भी बहुत सारे अलग अलग देश के लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, खासतौर पे बांग्लादेशी घुसपैठी के रूप में रह रहे हैं, म्यांमार से प्रवासित हुए लोग यहाँ रह रहे हैं। तो तमाम तरह की ऐसी शरणार्थियों या प्रवासियों को हम देखते हैं जो कि बहुत गंदी स्थिति या मजबूर हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, कि उनके पास अपना कोई राष्ट्र नहीं है, वह अपने राष्ट्र नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। अब स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति अपने जो मूल राष्ट्र से निर्वासित कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि हम किसी भी देश में ऐसे में अचानक से जाएंगे तो हमें नागरिकता मिल जाएगी? क्या हम उस देश के स्थायी निवासी के तौर पर गिने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और यह देश के लिए भी खतरा हो सकता है कि कौन लोग, क्या लोग, कितने दिन से रह रहा है। बहुत सारी तमाम आज भारत में ही बहुत सारे ऐसे आतंकवादी घटना हैं जो किसी न किसी रूप में प्रवासी या माइग्रेंट या फिर शरणार्थी के रूप में बसे हुए हैं, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि वो तो आतंकवादी निकले। तो इस कंडीशन में सरकार को थोड़ा रिजर्व या फिर क्या उसको बोलते हैं, उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ता है। तो बहुत सारी तमाम चीज़ों को देखने के बाद नागरिकता दी जाती है। उसका लिमिट है कि आप इतना दिन तक यहाँ निवास किए हों, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अचानक से किसी को नागरिकता नहीं मिल सकती है। ठीक है, ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकार की गारंटी नहीं देता और वे आमतौर पर असुरक्षित हाल में जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिन्हें अपने देश से निकाल दिया गया है, तो अचानक से कोई नया देश में जाएंगे तो वहाँ आपको सुरक्षा नहीं मिलेगा, आपको संदेह की नज़र से देखा जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका जीवन बहुत ही असुरक्षित और बदहाल स्थिति में जिएंगे। आपकी स्थिति नर्क से बदतर रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार हैं, जैसा कि आज हम मध्य पूर्व के फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए मामले में देख रहे हैं। अब देखिए, दो ऑप्शन है। एक तो अभी फिलिस्तीन का संकट देख रहे हैं कि फिलिस्तीन में जो फिलिस्तीनी और इजराइल का जो वार चल रहा है, उस कंडीशन में बहुत सारे लोग फिलिस्तीन से निर्वासित हो गए हैं। तो उस कंडीशन में उनके पास अपने पसंद का राष्ट्र में भी रहने का सुविधा नहीं है, कोई भी राष्ट्र में। अब जर्मनी सुने थे कि जर्मनी में लोग भाग के जा रहा है, तो इस कंडीशन में बहुत दिक्कत है। अब भारत की स्थिति क्या है कि सॉरी, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इस कंडीशन में अगर आपको भारत की नागरिकता रखनी है तो फिर आप सिर्फ भारत के नागरिक रहिएगा। लेकिन किसी कंडीशन में आप अमेरिका गए, ब्रिटेन गए, तो वहाँ की नागरिकता लेते हैं तो स्वतः भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप एक साथ किसी दो देश के नागरिक नहीं रह सकते हैं। तो अगर दूसरे जगह आप एक्सेप्ट किए तो यहाँ खत्म। मतलब आप, एक कहावत है कि अगर किसी दूसरे के पास आप गए तो आपका पहला खत्म। ठीक है, हम लोग प्यार या पारिवारिक माहौल में भी देखते हैं कि एक के तरफ अगर आप गए तो दूसरा आपके साइड से खत्म हो गया। तो इस कंडीशन में नागरिकता क्या है भारत की, तो आप एक नागरिकता, मतलब कहने का मतलब है कि जब एक रहते हुए दूसरी नागरिकता आप लेते हैं तो पहला स्वतः चला जाता है। ठीक है, फिलिस्तीन का संकट बहुत ही गंभीर इस समय बना हुआ है। आगे देखिए, आगे हमारा विषय है कि नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति भिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। सही बात है, अलग अलग राष्ट्र नागरिकों को अलग अलग अधिकार देता है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने आज उनके कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए हैं। कि देखिए, अलग अलग अधिकार है, लेकिन कुछ स्तर पे जैसे राजनीतिक अधिकार लगभग लोकतांत्रिक देश में आपको मिलेंगे कि आप अपना सरकार चुन सकते हैं, सरकार चुनने की प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं, और भी तमाम तरह के बहुत अधिकार दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, मतदान करने का अधिकार, अभिव्यक्ति या आस्था की आज़ादी, जैसे अपने अनुसार पूजा पाठ करने, अपना बात रखने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकार, और न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने से जुड़े कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकार भी दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक आता है कि अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकों की बुनियादी अधिकारों में से एक है, कि व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए और उसके पास एक प्रतिष्ठित देश में निवास करने की स्थिति होनी चाहिए, ताकि उसका भी प्रतिष्ठा बने रहे और उसका अधिकार भी बने रहे। जिस दिन हम भारत की नागरिकता त्यागेंगे तो हम भारत के जो भी मौलिक अधिकार हैं उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें किसी न किसी राज्य का, किसी न किसी देश का नागरिक होना बहुत जरूरी है, ताकि अपनी प्रतिष्ठा और अपने अधिकार को बचाए रख सकें। नागरिक जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है।
ठीक है, हम जो आज हमको जो नागरिक के रूप में अधिकार दी गई है उसके लिए बहुत सारे संघर्ष हुए हैं। अचानक से आज की दिन नहीं है कि हमको अचानक से मिल गया। भारत देखिए 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था, तो उसके संघर्ष के लिए इतनी लड़ी गई, तब जाके हमें स्वतंत्रता या फिर नागरिकता की प्राप्ति हुई है। ऐसे ही हम लोग को बांट नहीं दिया गया कि आप यहाँ के नागरिक हैं, बहुत तमाम तरह की संघर्ष के बाद हम लोग को यहाँ की नागरिकता मिली है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ कुछ प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ लड़े हैं। बहुत सारे देश, जैसे आप देखिएगा कि तानाशाह के खिलाफ रूस में लड़ाई लड़ा गया, फिर अमेरिका की क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, तमाम तरह की क्रांतियों के बाद हमें नागरिकता के रूप में किसी देश का नागरिक बनने का मौका मिले। बहुत संघर्ष हुआ है तब जाके मिला है। अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए, उनमें से कुछ हिंसक संघर्ष थे, जैसे आपका उदाहरण है फ्रांसीसी क्रांति की। यहाँ फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस में हिंसक संघर्ष हुआ था 1789 में, तब जाके वहाँ पे लोगों को नागरिकता दी गई, या वहाँ के निवासी हुए, वहाँ के मूल निवासी हुए, और नागरिकता बेसिकली उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ बहाल हो पाई। तो उनमें से कुछ हिंसक हुए थे, जो कि फ्रांस उदाहरण है, याद रखिएगा, MCQ क्वेश्चन में 1789 का पूछ सकता है। अब देखिए, एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों के एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकों की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही है। कि तमाम तरह की, जैसे भारत में स्वतंत्रता की बात की गई कि भारत की स्वतंत्रता होगी और औपनिवेशिक शक्ति से स्वतंत्र हम अपना राज्य बनाएंगे, तो इस कंडीशन में हम एक स्वतंत्र राज्य का नागरिक रहेंगे। तो औपनिवेशिक शासकों से हमेशा किसी न किसी रूप में नागरिकता की मांग की गई, और अंततः 1947 में भारत की आज़ादी हुई, और इसके बाद हम पूर्णतः भारत के नागरिक मिले। उसमें भी बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके आगे चर्चा हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेतवादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यक के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा। जैसे हमने स्वतंत्रता से संबंधित विचार पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला द्वारा लोगों की नागरिकता या स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, तब जाके अश्वेत यानी काले लोगों को स्वतंत्रता मिली दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिला। ऐसे ही नहीं आज हम किसी देश या भारत के नागरिक हैं, इसके लिए बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, बहुत लोगों को क्षति हुआ है जान माल की, तब जाके आज हम किसी देश के एक अस्थायी नागरिक बने हुए हैं। तो अफ्रीका में भी था, काले लोगों को नागरिकता नहीं दी जाती थी, तो उस कंडीशन में बहुत संघर्ष हुआ। आप इस टॉपिक में ही अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार लिबर्टी स्वतंत्रता में नेल्सन मंडेला को पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि उनके द्वारा कितना संघर्ष किया गया था लोगों के नागरिकता या लोगों की स्वतंत्रता समानता के लिए। आगे बढ़ते हैं। यह संघर्ष 1990 के दशक के आरंभ तक जारी रहा, जो कि उस समय देखे थे। पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है। जैसे फिलिस्तीन का समस्या आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यहूदियों को भी डर है कि अगर हम अपने लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े तो उस कंडीशन में उनकी नागरिकता जा सकती है, उनके पास देश नहीं होगा। एक समय की स्थिति ऐसी थी कि जब जर्मनी से हिटलर के द्वारा यहूदियों को मार के भगाया गया था, उस समय उनके पास कहीं रहने के लिए जगह नहीं थी, अपना कोई देश नहीं था। बाद में वही ब्रिटेन की सहायता से उनको एक देश के रूप में फिलिस्तीन में इजराइल नाम का एक देश बनाया गया, ताकि उनको निवास का मौका मिले। तो बहुत सारे ऐसे संघर्ष अभी भी चल रहे हैं नागरिकता को लेकर। आज फिलिस्तीन वाले ही क्यों लड़ रहे हैं, आज इजराइल वाले ही अपने हक के लिए क्यों लड़ रहे हैं, कहा कि अपनी नागरिकता बचाना चाहते हैं वो। ठीक है, तो आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। अपने देश में महिला आंदोलन, आज ही हमारे देश में महिला आंदोलन, एक सेकेंड थोड़ा पेन ले लूँ, महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा है। पीछे भी हमने बहुत सारे दलितों आंदोलन और महिला आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। उनका मकसद है अपनी ज़रूरतों की और ध्यान आकृष्ट कर जनमत बदलना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना, ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, इस पॉइंट को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे का हमारा पॉइंट है, नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्य के बीच के संबंध का ही निरूपण नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक है। अगर हम नागरिकता का बस एक बहुत संकीर्ण मतलब निकाले
कि नागरिकता सिर्फ एक व्यक्ति या राज्य के बीच संबंध का है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत संकीर्ण और बहुत छोटा मतलब होगा। और जबकि इसका नागरिकता का मतलब बहुत बड़ा या बहुत ब्रॉडर रेंज में इसका मतलब चला जाता है। तो वाकई में जो नागरिकता की हम बात करते हैं वह सिर्फ राज्य और लोगों के संबंध तक ही नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर है। आगे हम देखेंगे कि यह नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी है। अब एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए कि नागरिक से नागरिक के बीच संबंधों का है, हमको आपके प्रति ज़्यादा प्रेम है कि हमारे देश का रहने वाला है, उससे भी ज़्यादा प्रेम है कि हमारे राज्य का रहने वाला है, हमारे पड़ोसी हमारे गली मोहल्ले का रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव मिल जाता है। आज देखिए भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो तमाम संख्या, बहुत भारी संख्या में लोग मैच देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने देश से उस ढंग का प्रेम है। और जबकि वो खुद मैच नहीं खेल रहे हैं, उनके ही कोई देश के नागरिक खेल रहे हैं, चाहे किस रूप में, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई भी खेल रहा हो, अपने देश का नागरिक खेल रहा हो, तो हम यही चाहते हैं कि फलाना जीते और हम अपना देश का नाम रोशन करें। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के बीच आपसी संबंध को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं नागरिकता। इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व शामिल करता है। अब जो क्रिकेटर हैं उनके कंधे पर कहीं ना कहीं दायित्व रहता है कि हम अपने देश को जिताएं, ताकि अपने देश का नाम रोशन हो। क्यों चाहते हैं? अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। उनमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि समुदाय के सहजीवन में सहजीवन में सहजीवन में सजीवन में भागीदारी होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। कि लोग नैतिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो इसके लिए तमाम वे सारी काम करने हैं जिससे हमारे देश को अधिक से अधिक फायदा और देश का नाम रोशन हो। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ राज्य के संबंध तक ही नहीं, राज्य को हम लोग भावनात्मक रूप से भी जीते हैं। जैसे आगे देखते हैं कि नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है। अब भारत की स्थिति है, भारत के नागरिक हैं, तो हम भारतीय सांस्कृतिक और भारतीय प्राकृतिक संसाधनों का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दायित्व है। और हम किसी दूसरे देश में भी जाते हैं तो भारत के ही नागरिक कहलाते हैं और भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट वहाँ करते हैं। ठीक है, हमें देख के आज कोई, हम ही बिहार के रहने वाले हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो लोग देख के बता देता है कि बिहारी है। इसी तरह हम जब दूसरे देश में जाते हैं तो हमको देख के लोग क्या बताता है कि आप, हमारी हरकतों से, हमारे काम करने का तरीका से, हमारे बात विचार से लोग अनुमान लगा लेते हैं कि तो इंडियन है, भारतीय है। ठीक है, तो हम अपनी संस्कृति कहीं ना कहीं अपने साथ लेके चलते हैं। बस ऐसा नहीं है कि हमको बोल दिया गया कि हम भारत के ही नागरिक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आगे देखिए, किसी राजनीतिक अवधारणा को समझने का अच्छा तरीका उन उदाहरणों की पड़ताल करना जिसमें जाने माने अर्थों पर ऐसे समूहों द्वारा सवाल या निशाना लगाया जा रहा है जो महसूस करते हैं कि उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं का ख्याल नहीं किया गया। आज भारत जैसे देश में या लोकतांत्रिक देशों में तमाम ऐसे विचार उठते हैं अलग अलग समुदायों द्वारा कि आप कोई नीति या कोई नियम कानून बना रहे हैं तो किसी विशेष समुदाय के लिए बना रहे हैं, जबकि दूसरे समुदाय या दूसरे व्यक्ति को इसका नुकसान या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें उस देश के राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं जिस बेसिस पे हम अपने सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो हम वहाँ के नागरिक हैं, इसीलिए कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति आके यहाँ उस ढंग का कोई विरोध या प्रदर्शन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं, तो हमें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आगे देखिए, चिंतन मंथन करके ग्रे बॉक्स में दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, चिंतन मंथन के माध्यम से सीखेंगे। कह रहा है कि 17वीं से 20वीं सदी के बीच, यानी 17वीं से 20वीं सदी के बीच गोरे लोगों ने, जो गोरे लोग थे, व्हाइट पीपल, गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर अपना शासन किया। खासतौर पे भारत पे भी इनका शासन था और दक्षिण अफ्रीका पे भी शासन था। जो ब्रिटेन या गोरे लोग थे, अपना शासन कायम रखा 1994 तक, 1994 यानी 1994 तक दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई नीतियों के बारे में नीचे दिए गए ब्यूरो को पढ़ेंगे। जैसे सीधा सा मतलब है कि 1994 तक वहाँ के लोगों को नियम था कि काला लोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में नहीं बनेगा दक्षिण अफ्रीका में। बाद में उसके लिए नेल्सन मंडेला द्वारा बहुत संघर्ष किया गया, तब जाके उनको कुछ अधिकार दिए गए और बाद में वो वहाँ के नेता बने। जैसे श्वेत लोगों को मत देने का, चुनाव लड़ने का, सरकार को चुनने का अधिकार था, लेकिन काले लोगों को नहीं था। वे संपत्ति खरीदने और देश में कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। देखिए, गोरे लोग देश के किसी भी कोना में आने जाने के लिए स्वतंत्र थे, चुनाव लड़ने के लिए थे, संपत्ति खरीदने के लिए थे, सब कुछ सरकार में भाग लेने तक के लिए भी उनको दी गई थी व्यवस्था, छूट दी गई थी। लेकिन काले लोग को ये सारी सुविधाएं नहीं थी, काले लोगों को ऐसे अधिकार नहीं थे। ठीक है,
काले और गोरे लोगों के लिए पृथक मोहल्ले और कॉलोनियां बनाई गई थी कि काला लोग एक मोहल्ला में रहेगा, गोरा लोग दूसरे मोहल्ला में रहेंगे, मतलब एक साथ नहीं रहते थे। काले लोगों को अपने पड़ोस की गोरे लोगों की बस्ती में काम करने के लिए पास लेने पड़ते थे। अगर कोई काला व्यक्ति या ब्लैक पीपल अगर गोरे लोग के किसी बस्ती में जाके कोई काम करना चाहता था अपनी रोजी रोटी के लिए, तो उनको एज ए पास दिया जाता था कि आप पास रहेगा तभी वहां जा सकते हैं। ठीक है, उन्हें गोरों के इलाके में अपने परिवार रखने की अनुमति नहीं थी। उनके लिए अलग व्यवस्था किया जाता था। अलग अलग रंग के लोगों के लिए विद्यालय भी अलग अलग थे कि काले लोग के लिए अलग स्कूल होगा, गोरे लोग के लिए अलग विद्यालय होगा। सोचिए कितना भेदभाव किया जाता था सिर्फ रंग के आधार पे। हम लोग इतना स्वतंत्रता, समानता, अधिकार की बात करते हैं, आज हम देखें नागरिकता के रूप में लोगों के साथ कितना भेदभाव किया जाता था कि एक ही देश का दो नागरिक है, लेकिन दूसरा एक तो दूसरे देश से आके नागरिक बना है यहाँ, लेकिन काला और गोरा के बीच भेदभाव कर रहा है। काले के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था, अलग स्वास्थ्य सुविधा, अलग कॉलोनी में, अलग मोहल्ले में घर था, लेकिन गोरे लोग के लिए एकदम अलग था। अब देखिए क्या श्वेत लोगों को दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण और समान सदस्यता मिली हुई थी, कारण सहित बताइए। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ऊपर दिया गया ब्यूरो हमें दक्षिण अफ्रीका में भिन्न समूहों के अंतर संबंधों के बारे में क्या बताता है। आगे बढ़िए, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आओ कुछ करके सीखे में हम इस ब्लू लाइन को देखते हैं। अपने क्षेत्र के नागरिकों की गतिविधि के बारे में वैसे उदाहरण के बारे में सोचे जो दूसरों की मदद करने अथवा क्षेत्र की उन्नति या फिर पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। अब कह रहा है कि अपने क्षेत्र या अपने आसपास के नागरिकों की गतिविधि के बारे में वैसे उदाहरण के बारे में सोचे जो दूसरे की मदद करते हैं अथवा क्षेत्र की उन्नति या फिर पर्यावरण की रक्षा से संबंधित बात करते हैं। आप अपने आसपास के तमाम लोगों को जो किसी न किसी रूप में किसी का मदद कर रहा है, पर्यावरण की रक्षा की बात करता है, उसकी चर्चा करिए। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं? तो एक बार बताइए। ऐसी कुछ गतिविधियां की एक सूची बनाइए जो आपके हम उम्र युवाओं द्वारा अपनाई जा सकती है। जैसे अभी हम देखते हैं कि पर्यावरण से संबंधित, अपने कुछ अधिकार से संबंधित बहुत सारे मांग नवयुवकों द्वारा की जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ऐसे घटनाएं होते रहती हैं। अब आगे आइए, संपूर्ण और समान सदस्यता की बात करते हैं। संपूर्ण और समान सदस्यता क्या है? अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल डिब्बे या बस में सफर किया हो, खासतौर पे भारत की बात है कि आप रेल में जाइए, इतना भीड़ रहता है, 50-70 का सीट होता है जिसमें 200 लोग भर के जाते हैं, और बस का भी कंडीशन वैसा ही है। ठीक है, तो सफर कर रहे हैं तो आप इस चलन में अवगत होंगे कि वे लोग जो प्रवेश पाने के लिए पहले शायद एक दूसरे से लड़ पड़े थे, अंदर पहुंचते ही दूसरे को बाहर रखने के साझे स्वार्थ में शामिल हो गए हैं। अब देखिए, अब क्या ही कहना चाह रहा है कि अगर बस में आप चढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ वाला बस रहता है, ट्रेन रहता है, तो उस कंडीशन में अगर आप साथ में लोग चढ़ रहे हैं तो धक्का मुक्की करके लोग चढ़ गया। अब जो व्यक्ति चढ़ गए अंदर, तो अब उन लोग पहले तो उस समय कंपटीशन करके चढ़ गया, प्रतिस्पर्धा करके हम चढ़ेंगे करके बस या ट्रेन पे चढ़ गए, लेकिन अब उनके दिमाग में क्या था कि अब जो बाहर है उसको अंदर नहीं आने देना है। अब वही आदमी मिल के क्या कर रहा है कि जो बाहर है उसको अंदर आने नहीं देना है, यानी दूसरे को बाहर रखने के साझे स्वार्थ में शामिल करते हैं कि उसको बाहर ही रहने दीजिए, नहीं तो हम लोग को दिक्कत होगा। इस ढंग का बात करते हैं। जल्द ही भीतरी और बाहरी का विभाजन उभर आता है और बाहरी को खतरे के रूप में देखा जाता है। अब देखिए, जैसे हम चाहते हैं कि अंदर अब हम बैठ गए तो बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने दे, अब आ गया बाहरी और भीतरी का, और मेरे मन में डर क्या रहता है कि अगर वो आ गया तो फिर हमको बोलेगा कि घसकिए और हम भी बैठेंगे। जैसे सामान्य तौर पे हम लोग ट्रेन में ही सफर करते हैं, तो 3 सीट का अगर जनरल बॉगी में 3 सीट 3 लोगों को बैठने के लिए बना हुआ है, तो अगर कोई और व्यक्ति आ जाता है तो चौथा भी घसका के कहीं ना कहीं बैठता है, और मानवता के रूप में हमें भी बैठाना पड़ता है उसको। तो उस कंडीशन में अगर हम चौथा व्यक्ति को देखते हैं तो मेरे मन में डर क्या आता है कि अगर वो बाहरी आदमी अंदर आ गया तो मेरा सीट छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाहर और अंदर वाली भावना हमें आ जाती है। सेम कंडीशन भारत की स्थिति या देश की स्थिति के रूप में समझाना चाह रहा है आपको बस के माध्यम से, कि अगर हम बाहरी, मान लीजिए कि म्यांमार या फिर बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता देते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर के लोगों को या भारतीय लोगों को विशेष रूप से खतरा का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है वह आतंकवादी के रूप में यहाँ आ जाए, किसी को कुछ पता है नहीं, तो उस कंडीशन में सतर्क रहना, सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। आगे बढ़िए, जैसे बस का बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ दिया हुआ है कि बस की स्थिति खराब हो जाती है। अब एक और यहाँ उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी बस में 10 आदमी को बैठने का कोटा है, लेकिन हम उसमें 20 बैठा दिए, तो उस कंडीशन में बस का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हम जिस देश के नागरिक हैं वहाँ पे भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे खुद गरीबी और भूखमरी
चरम सीमा को क्रॉस कर रही है, उस कंडीशन में हम किसी और देश को और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप हमारे देश में रहिए, तो कहीं ना कहीं हम गरीबी और भूखमरी को और ज़्यादा न्योता दे रहे हैं कि हमारे देश में आइए, तो गरीबों और भूखमरियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। इस तरह की प्रक्रिया समय समय पर नगरों, प्रदेश हो या कभी कभार तो पूरे राष्ट्र में चलती रहती हैं। अगर आजीविका, चिकित्सा, शिक्षा जैसी सुविधाओं और जल जीवन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हों, तब बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठने की संभावना रहती है। अगर देखिए भारत में सीमित संसाधन है तो हम नहीं चाहेंगे कि भारत के बाहर या किसी दूसरे देश के नागरिक यहाँ आके रहे, क्योंकि हमारे पास खुद सीमित संसाधन है और उस कंडीशन में हम अगर किसी और को ले आते हैं तो कहीं ना कहीं संसाधन बटेगा और हमें पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं मिल पाएगी। आज हम देश के ही अंदर भारत की ही बात करते हैं कि भारत में इतने सारे स्टेट हैं, तो बिहार, यूपी या झारखंड के लोगों को अदर स्टेट में जाना पड़ता है काम करने के लिए, तो गुजरात या महाराष्ट्र के लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है कि बाहरी लोगों को बाहर करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंपनी है तो हम काम करेंगे, लेकिन दूसरे स्टेट का लोग यहाँ नहीं आना चाहिए। हम विरोध इसीलिए करते हैं ताकि हमारे मन में, मतलब अगर नहीं विरोध करेंगे तो हमारे मन में डर बना रहेगा कि कहीं ना कहीं हमारी जगह वो ले लेगा। ठीक है, आज अलग अलग जैसे महाराष्ट्र में माटी पुत्र की बात उठती है कि हम ही महाराष्ट्र के निवासी हैं और सारी सुविधा हमें ही मिलनी चाहिए और अदर स्टेट के लोगों को लात मार के यहाँ से भगा दिया जाना चाहिए। अब सोचिए कि देश के अलावा तो हम बात कर रहे हैं कि देश के स्तर पे, लेकिन इस देश के अंदर भी ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये राज्य वाला बात हो जाता है कि हम बिहारी हैं, हम झारखंडी हैं, हम यूपी के हैं, हम महाराष्ट्र मराठी हैं, हम गुजराती हैं, तो तमाम इस ढंग का चीज़ बटा हुआ है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को लोग खतरा समझते हैं। अदर स्टेट का लोग आके बसेगा तो खतरा समझेंगे। ठीक है, आज ही ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं। आगे देखिए, भले ही वे शहर नगरी क्यों ना हो, अगर आपको देखें मुंबई, मुंबई कर या मुंबई वाले के लिए का नारा शायद, अब देखिए यहाँ दे रहा है बहुत अच्छा आपको कि मुंबई, मुंबई कर, मुंबई वालों का, मुंबई किसका है? मुंबई वालों के लिए का नारा शायद याद हो। कुछ दिन पहले चला था कि 2008 के आसपास मुंबई वालों के लिए है, तामिलों का है। तो इस ढंग का नारा क्यों चलता है? ताकि वहाँ पे लोग अदर स्टेट के लोग को प्रवेश करने नहीं दिया जाए। ठीक है, अदर स्टेट के लोगों को नहीं आने दिया जाए, जिससे ऐसी भावनाएं प्रकट हुई। भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के अनेक संघर्ष होते रहते हैं, या तो देश के रूप में ही संघर्ष होते रहते हैं या राष्ट्र के रूप में या फिर किसी राज्य के रूप में। सारे संघर्ष हमेशा चलते रहते हैं। अब आइए इस पॉइंट को देखिए, विस्तार से आपको समझ तो आ ही रहा होगा। आगे टॉपिक बढ़ते हैं। इसमें यह प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या है। अब देखिए, अब भारत के भी नागरिक हैं और भारत में भी आपको इतना उत्पीड़न हो रहा है कि एक समय चला था कि यूपी और बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को महाराष्ट्र से मारकर भगा दिया गया था। तो आपको क्या लगेगा कि नागरिकता का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है? मन में ख्याल तो आएगा कि हम तो भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम अपने राज्य, मतलब देश में ही या पड़ोसी राज्य में ही सुरक्षित नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका इसका अर्थ क्या होना चाहिए? क्या इसका अर्थ यह होता है कि नागरिकों को देश में जहां भी चाहे रहने, पढ़ने या काम करने का समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। भारतीय संविधान हमारा यह प्रावधान देता है कि भारत के अगर आप नागरिक हैं तो किसी भी राज्य में जाके निवास कर सकते हैं, किसी में राज्य में जाके आप रह सकते हैं, किसी भी राज्य में जाके रोजगार कर सकते हैं आप। तमाम तरह की सुविधाएं हमें नागरिक के रूप में दी गई है। साथ ही साथ क्या इसका अर्थ यह है कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलती है, मिलनी नहीं चाहिए, मिलती है। नागरिक के रूप में हमें गरीब हो या अमीर हो, हमें भी बोलने की आज़ादी दी गई है। हम भी सरकार का उतना ही विरोध करते हैं जितना कोई दूसरे पार्टी का नेता या कोई धनी व्यक्ति करता है। आज देखिए, चाय की टपरी पे आप जाइए, जहाँ चाय पीते हैं हम लोग, वहाँ पे चाय पीते हुए जिसको अपना घर जिस व्यक्ति से नहीं चल रहा है, वो भी सरकार को 4 गाली दे के चला रहा है। कोई व्यक्ति जो अपना घर बढ़िया से नहीं चला रहा है, वो भी सरकार को 4 गाली क्यों दे के आ रहा है? क्योंकि उसको भी बोलने का अधिकार मिला है जैसे और लोगों को मिला है। तो ये सब सुविधाएं हमको दी गई हैं। इस परिच्छेद में हम पहले इन प्रश्नों के आधार पर नागरिकों या नागरिकता का अर्थ खोजेंगे। जो तमाम प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न जो पीछे था, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि नागरिकता आखिर है क्या। आगे देखिए, अपने देश और अन्य अनेक देशों में नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में एक है आवागमन। को थोड़ा यहाँ गलत लिखा है कि आवागमन की स्वतंत्रता, आप किसी भी राज्य या देश में आ जा सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य आ सकते हैं। और इसको हम देश के बेसिस पे देखेंगे कि हर एक अलग अलग देशों में क्या व्यवस्था की गई है। यह अधिकार कामगारों के लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि
व्यक्ति काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश के दूसरे देश काम की तलाश में जाता है। जैसे भारत का ही नागरिक आज अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरबिया, यूएई सब जगह काम कर रहा है, तो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो कामकाजी व्यक्ति हैं, जो काम की तलाश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक देश से दूसरे देश आए दिन जाया करते हैं। अब देखिए गृह क्षेत्र में अवसर। गृह क्षेत्र में अवसर क्या है? गृह क्षेत्र में वो अवसर उपलब्ध नहीं होने पर कामगार रोजगार की तलाश में अप्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं। अगर अपने देश में पर्याप्त काम नहीं मिल पाया लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं अप्रवास के माध्यम से दूसरे देश में जाते हैं काम करने के लिए, या दूसरे राज्य में जाते हैं रोजगार की तलाश में। कुछ लोग देश के बाहर भी चले जाते हैं, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा में जाते हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्से में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए बाजार विकसित हुए हैं। देश में भी तमाम ऐसे कंपनी या बाजार विकसित हुए हैं जो कि स्किल्ड और नॉन स्किल्ड यानी कुशल और अकुशल मजदूर दोनों के लिए किए गए हैं। उदाहरण के लिए सूचना तकनीक के अधिकतर कर्मी बेंगलोर जैसे शहरों की ओर उमड़ते हैं। जैसे सूचना या आईटीसी सेक्टर में, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, आईटी सेक्टर में काम करने वाले अधिकतर लोग आपको कहाँ मिलेंगे? तो बेंगलोर में मिलेंगे। बेंगलोर जैसे इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलोर चले जाते हैं। केरल की नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती हैं। केरल की नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती हैं। शहरों में तेजी से पनपता भवन निर्माण उद्योग देश में विभिन्न हिस्सों के श्रमिकों को आकर्षित कर रहा है। देश में अलग अलग जगह, राज्यों में, अलग अलग शहरों में कहीं न कहीं भवन निर्माण या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ से बाहर से भी या अलग अलग दूसरे स्टेट से भी कहीं न कहीं मजदूर के रूप में श्रमिकों को लाया जाता है। सड़क और आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में भी यही होता है कि लोगों को किसी न किसी रूप में काम करने के लिए अपने देश के लोगों को लगाया जाता है। अपने अपने घर या स्कूल के आसपास विभिन्न क्षेत्र के मजदूरों को देख भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसी घटना तो हम लोग आसपास जनरली देखते ही हैं। हालांकि अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथ में जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। बाहरी कहने का मतलब है कि आप एक स्टेट, जैसे महाराष्ट्र में जो काम करने गया, तो वहाँ से उन लोग का एक बहुत बड़ा विरोध करने का कारण रहता है कि अदर स्टेट को आप ज़्यादा काम दीजिएगा तो हमारे लोकल लोगों को काम उतना नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा दुर्भावना आती है, तो उसके लिए वो संघर्ष या विरोध करते हैं। कुछ नौकरियों या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग उठती है। जैसे आज झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड का कंडीशन है ग्रुप सी और ग्रुप डी का नौकरी में अदर स्टेट के लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा का ज्ञाता है, जिसको क्षेत्रीय भाषा आती है, सिर्फ वही व्यक्ति उस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और बाकी लोग इसको नहीं भर सकते। अब देखिए राजनीतिक पार्टियां यह मुद्दा उठाती हैं और कहीं ना कहीं एक विरोध करने का उनको एक मौका मिलता है और सरकार के खिलाफ आवाज उठाती हैं। यह प्रतिरोध बाहरियों के खिलाफ संगठित हिंसा का भी रूप ले सकती हैं। जैसे असम में हुआ था कि असम से लोगों को भगाने के लिए बांग्लादेश और भारत अदर स्टेट यानी भारतीयों को भगा अलग अलग देश के भारतीयों को हटाने के लिए वहाँ विरोध चला था, तो उसमें हिंसक संघर्ष भी हुआ था, लोगों को मारा काटा भी गया था। भारत के लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलन से गुजर चुके हैं। क्या ऐसे आंदोलन हमेशा न्याय संगत होते हैं? बिल्कुल नहीं। अब इस टॉपिक पे है कि क्या ऐसे आंदोलन जो हम लोग तब आए दिन जो देख रहे हैं कि लोग एक देश के नागरिकता या एक देश के निवासी के रूप में ऐसे आंदोलन कर रहे हैं, वाकई में ऐसे आंदोलन सही हैं? तो इस पे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा इस ब्लू लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। अब यहाँ एक विचारक का हम लोग उदाहरण लेंगे जिनका नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को आप लोग जानते होंगे, नागरिकता से संबंधित बहुत ज़्यादा इनके द्वारा संघर्ष किया गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या है कि 1950 का दशक संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिण राज्यों में काली और गौरी आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन के उभार का साक्षी था। 1950 के आसपास क्या हुआ कि काले और गोरों के बीच नागरिकता को लेकर बहुत संघर्ष चल रहा था या विषमताएं देखी जा रही थी, जिसके आधार पर संघर्ष किया गया। इस तरह की विषमताएं इन राज्यों द्वारा पृथक्करण कानून के नाम से चर्चित ऐसे कानून के जरिए पोषित होती थी, जिससे काले लोगों को अनेक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था। जैसे सरकार के ही द्वारा ऐसी पृथककारी नीतियों या बांटने या बंटवारा करने वाली नीतियां बना दी गई थी, ताकि काले लोगों को कुछ अधिकार नहीं दिया जाए और गोरे लोगों को नस्ल में ऊंचा समझा जाता है तो उनको विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है,
और उनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। उन उन कानूनों के विभिन्न नागरिक सुविधाओं जैसे रेल, बस और रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट आदि में गोरों और काले लोगों के लिए अलग स्थान निर्धारित किया गया था कि बस में, रेलवे में, आपको रेलवे में रंगशाला, होटल, आवास, कहीं भी आप जाइए, कोई रेस्टोरेंट में भी जाइए तो काले लोगों के लिए अलग व्यवस्था, गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था था। ठीक है, इन कानूनों के कारण काले और गोरे बच्चे के स्कूल भी अलग अलग थे। आप अभी के समय में बस इतना ही कल्पना कीजिए कि आज हम कहीं यूपी में, बिहार में कहीं भी रहने वाले हैं और मेरे साथ ऐसा भेदभाव या हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव किया जाए कि वर्तमान तौर पे हम किसी रेस्टोरेंट या किसी स्कूल में गए, वहाँ कह दिया कि बोर्ड लगा दिया कि जो काले लोग हैं इस लाइन में बैठेंगे, गोरे लोग इस लाइन में बैठेंगे। अपने आप में सोचिए कितना खराब लगेगा। उस समय ऐसी परिस्थिति हुआ करती थी। आज जो बड़े बड़े विचारकों को हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे ही नहीं पढ़ते, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे संघर्ष, सोचिए सरकार के विरोध जाके इतना आवाज उठाना बहुत बड़ी बात है। इन कानूनों के खिलाफ कुछ आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी काले नेता थे, खुद भी ब्लैक थे, रंग से उनका काला थे, इसलिए विशेष रूप से आवाज उठाए। उन्होंने इनके खिलाफ अनेक अकाट्य तर्क दिए। ठीक है, पहला आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ण का मनुष्य बराबर होता है। अब सबसे पहले देखिए, काला गोरा तो बात की बात है, लेकिन अगर मनुष्य है या मनुष्यता के रूप में आप पूरे विश्व का मनुष्य एक है और सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा, किंग ने कहा कि पृथककरण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोढ़ की तरह है। जो पृथककरण, आप जो लोगों को रंग के आधार पर बांट रहे हो, कहीं ना कहीं समाज के तौर पे या समाज पे एक कोढ़ के रूप में धब्बा बन गया है, काला धब्बा बन गया है। कि आप सोचिए उस राज्य को, उस स्टेट को कितना विकसित माना जाएगा जहां आप रंग के आधार पर लोगों को नागरिकता मान रहे हैं, अति अलग मान रहे हैं। सोचिए कितने पिछड़े लोग होंगे जो रंग के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं, क्योंकि यह उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे कानूनों के शिकार हैं। अब आपको एक उदाहरण मैं दूंगा कि हमारे यहाँ एक फ्रांज फैनन करके विचारक थे, उनका एक बुक था व्हाइट ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स। यहाँ पे लोगों के मानसिक रूप से लोगों को इतना बीमार कर दिया गया है कि लोग अब एक्सेप्ट कर लिए हैं, मानवता को बाद में रखते हैं, मनुष्य के रूप में लोगों को बाद में देखा जाता है। पहले ये देखते हैं कि मनुष्य के पहले वह क्या है, काला है कि गोरा है। अब सोचिए आप किसी की मानवता को नजरअंदाज करके सिर्फ इस बेसिस पे उसके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं कि वो काला है या गोरा है। सोचिए कितना गंदा, सोचने में अपने आप में कितना खराब लगता है। और यह लोगों के मन में कहीं ना कहीं, आज भी हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासन 200 वर्षों तक रहा। आज हम लोग जीन्स पहनना, हम लोग अलग अलग कंपनियों का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, तमाम तरह की ऐसी शॉर्ट कोट पैंट पहनना पसंद करते हैं। और वही व्यक्ति आज हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि जो धोती पहन के चल रहा है, जो कुर्ता पैजामा पहन के चल रहा है, उसका उपहास या मजाक उड़ाते हैं। सोचिए हमारे दिमाग पे जो इतना असर कर गया है, मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली हमको इतना टॉर्चर किया गया है, एक उपनिवेशवादी होने के नाते इतना टॉर्चर किया गया कि आज हम अपने जो देश का पोशाक है, धोती, गमछी, कुर्ता, इसको हम मूर्ख या फिर अनपढ़ अनपढ़ लोगों की पहचान समझते हैं। सोचिए आज भी हम लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम है उनके। हम आज भी अंग्रेजों का कहीं ना कहीं गुलाम ही है, क्योंकि अपने देश की संस्कृति का हम मजाक उड़ाते हैं और उनकी संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई बहुत छोटा कपड़ा पहन के लड़का या लड़की आ जाए तो बहुत अच्छा समझते हैं, कोई फटा हुआ जींस पहन के आ जाए बहुत अच्छा समझते हैं, और उसको हम बड़े सम्मान के नज़र से देखते हैं। सेम उसके अपोजिट अगर आप बात करिए तो कोई ऐसा नागरिक को हम लोग देख लीजिए जो धोती गमछा या फिर पगड़ी बांध के सर में आए तो उसका हम मजाक उड़ाते हैं कि देखो ना देहाती है, अरे ये तो अनपढ़ है, इस ढंग का हम लोग मजाक उड़ाते हैं। सोचिए हम लोग किस ढंग का गुलाम है। आगे बढ़ते हैं। किंग ने दलील दी कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता भी कम करती है। अब कहता है कि पृथक्करण का जो नीति अपना है उसमें गोरे लोगों को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। वे इसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे गोरे समुदाय ने अदालत के दिशा निर्देश अनुसार कुछ सामुदायिक उद्योगों में काले लोगों को प्रवेश की इजाजत देने के बजाय उन्हें बंद करने का फैसला किया। अब वहां क्या था कि समुदाय का दिशा निर्देश था कि कुछ कुछ ऐसे उद्योग हैं जिसमें काले लोग को नहीं दिया जाए, जिसके चलते उद्योग को बंद करना पड़ा। अब सोचिए कि लोग के चलते आपका उद्योग बंद हो गया, वही काले लोग आते तो सोचिए कि उद्योग बढ़ता, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करते और बहुत सारा मुनाफा कमाते, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण आप उसको गवा दिए। इसी तरह कुछ बेसबॉल टीम टूट गई क्योंकि अधिकारी काले खिलाड़ियों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। आज भारत का ही कंडीशन है, अगर बोल दिया जाए कि सिर्फ गोरा खिलाड़ी को ही खिलाएंगे, काला खिलाड़ी को, ब्लैक खिलाड़ी को नहीं खिलाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास अच्छे खिलाड़ी नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं जो भले काला हो लेकिन उनका बल्लेबाजी या गेंदबाजी बहुत सारा देखते हैं। जैसे
श्रेयस अय्यर करके एक सुने थे, एक कोई पटेल करके हैं, फिर हार्दिक पांड्या का नाम सुनते हैं। बहुत गोरे नहीं है लेकिन उनमें काबिलियत है। ठीक है, अगर उनको सिर्फ हम रंग के आधार पर हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे खेल की गुणवत्ता, हमारे जीतने का जो संभावना है वह घट जाएगा। तो नुकसान है ही। तीसरी, पृथक्करण कानून लोगों के बीच कृत्रिम सीमाएं खींचता है। ठीक है, और उन्हें देश के व्यापक हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोकता है। अब क्या है कि आप काला गोरा के आधार पर बट गए, अब अपने देश के ही हित में आप काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब अलग अलग बस्ती में रह रहे हैं, एक जगह रह नहीं रहे हैं आप लोग, तो एक जगह अपना विचार भी नहीं साझा कर पा रहे हैं। इन कारणों से किंग ने बहस छेड़ी कि उन कानूनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए, उन्हें जो कि लोगों को जाति या रंग के आधार पर बांट रहा है, उस कानूनों को ध्वस्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने पृथक्करण कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान किया कि हम मारपीट नहीं करेंगे लेकिन अच्छे से संवैधानिक तरीके से अपनी मांग करेंगे। अपने एक भाषण में मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कहते हैं कि हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। जैसे मैं बता दूं आपको कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर महात्मा गांधी या हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी से प्रभावित थे, तो हिंसा के खिलाफ थे, और उनका कहना था कि अहिंसक क्रांति से हम लोग रचनात्मक प्रतिरोध करेंगे, और अगर हिंसा हम अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम पतन की ओर बढ़ेंगे। तो अहिंसक क्रांति का समर्थन करते थे। आगे हमारा टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक है कि किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर हम सब गुस्से से उभर उठते हैं। अब देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है जो पहले भी मैंने समझाया है कि मान लीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं और सुनते हैं कि यहाँ भारतीयों को ईरान में या फिर कोई मिडिल ईस्ट के देश में, अमेरिका में कोई अधिकार से वंचित कर दिया गया, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया, तो हम लोग खूब आग बबूला हो जाता है कि यहाँ भारतीयों को या भारतीयों के साथ ऐसा करेंगे। फिर हम लोग आंदोलन करने लगते हैं और सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं कि तुम बोलो कि हमारे नागरिकों या हमारे भाई जो भारत के हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उनके साथ गलत नहीं हो। सोचिए, भावनात्मक रूप से हम जुड़े हुए हैं। संभवतः हमसे कुछ यह भी माने कि कुशल और शिक्षित कामगारों को काम के लिए कहीं भी जाने आने का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी देश या स्टेट में रह सकते हैं। राज्य भी इस तरह के कामगारों को आकर्षित करने की अपनी योग्यता पर गर्व कर सकती है। बिल्कुल, राज्य को या स्टेट को ऐसे तमाम काम करने चाहिए जिससे कुशल और अच्छे कारीगर उसके पास पहुँचे। उसकी नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों को प्रोत्साहन करे, न कि हतोत्साहित। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में काम अपर्याप्त हो तो संभवतः स्थानीय लोग बाहरी लोगों की प्रतिद्वंदिता से नाराज हो जाते हैं। अब लिमिटेड काम है, मान लीजिए कहीं पे, अब हम मान लीजिए झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड में कोई ऐसा रोड बनाने का काम है। अब लिमिटेड काम है कि 5 किलोमीटर तक का रोड बनाना है, और 5 किलोमीटर रोड बनाने के लिए मेरे पास वे सारे कारीगर या फिर वे सारे मजदूर हमारे पास झारखंडी भाई ही होने चाहिए। इस कंडीशन में अगर हम दूसरे स्टेट से लोगों को ले आते हैं तो यहाँ के लोगों में असंतोष का भाव पैदा होता है, और यह अपने आप को नाराज या सरकार के खिलाफ बाहरी भीतरी को लेके संघर्ष छेड़ देते हैं। तो क्या आवागमन की आज़ादी में देश के किसी भी हिस्से में काम करने या बसने का अधिकार शामिल है? बिल्कुल है। आज भी तमाम तरह की घटना हम देख रहे हैं। बिहार या यूपी के कोई भी स्टेट, झारखंड के लोग दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उन लोग। साथ ही साथ कुशल अकुशल दोनों तरह के कारीगर वहाँ हैं। एक अन्य बात पर हमें विचार करने की ज़रूरत है, और वह यह है कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया में अंतर होता है। सही बात है, गरीब प्रवासी की स्थिति बहुत गंदी है दूसरे राज्य या दूसरे देश में, लेकिन कुशल प्रवासी फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में है, और खुद हम इसकी राय भी अपने हिसाब से अलग अलग रखते हैं। हम अपने इलाके में आने जाने वाले गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह स्वागत योग्य नहीं मानते जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। जैसे एक नैरेटिव हमारे मन में पूर्वग्रसित या भावना बन जाती है कि जो अनपढ़ या फिर कोई छोटा मोटा काम करता है, मजदूरी कर रहा है, उसके प्रति हम इज्जत का भाव नहीं रखते। वही कोई बहुत बड़ा इंजीनियर आ गया जो कोई ऐसा इंजीनियर जो बेंगलोर में रह रहा है और साथ ही साथ उसका वहाँ लोकल कोई फ्रेंड है, तो बहुत इज्जत करेगा, क्योंकि एक ही पेशा में है, दोनों इंजीनियर है, दोनों अच्छे अच्छे पद पे हैं। लेकिन उसके घर कोई मजदूर या फिर कामगार या फिर ऐसा कोई मजदूर आता है तो उस कंडीशन में उसको वो इज्जत या फिर उसको वो सम्मान नहीं दे पाते, उसके लिए हीन भावना से उन लोग देखते हैं। इससे प्रश्न उठता है कि क्या गरीब और अकुशल कामगारों को कुशल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने और काम करने का
समान अधिकार, देखिए अधिकार तो है, लेकिन अब सामाजिक तौर पे हमारे मन में उनके प्रति कुछ नैरेटिव बन गया है। अभी आप ही देखिए, आप अपने राज्य में ही देखिए, बिहार, झारखंड या बिहार की ही बात कर रहे हैं हम लोग। कोई कार चालक जो कार से जा रहा है उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो बड़ा आदमी होगा, पैसा वाला आदमी होगा, उसके पैसा या उसके कार के चलते उसको हम लोग इज्जत देते हैं कि कार से जा रहा है। वही कोई रिक्शा चालक या टेम्पू या फिर टोटो पे जाते हुए लोगों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हीन भावना से देखते हैं कि दूर गिर जाएगा, टोटो है, छोटा चीज है, इससे वैसे। मतलब हम लोग के मन में कहीं ना कहीं एक भेदभाव का दिमाग में बैठ गया है कि हम लोग पैसा वाला लोग को देखते हैं तो ये आइए आइए सर बैठिए बैठिए ऐसे टाइप का करने लगते हैं, लेकिन वही गरीब लोगों को देखते हैं तो दिक्कत होता है हमको। हम उतना सम्मान या प्रेम नहीं दे पाते उनको। देश के सभी नागरिकों की पूर्णता और समान सदस्यता से संबंधित ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हमारे देश में बहुत बहस चल रहे हैं। आज भी बहस चल रहा है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। कुछ लोग तो कुशल हैं, कुछ लोग अकुशल हैं, तो इस कंडीशन में उनके लिए क्या, जो अकुशल व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, वो देश के किसी हिस्से में काम करना नहीं जाए, इस पर चर्चा तमाम तरह की चलती रहती है। यूं कभी कभी लोकतांत्रिक समाजों में भी विवाद उठ सकते हैं और उठते ही हैं। ऐसे विवादों का निदान कैसे हो? प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है। जैसे अपने लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए प्रतिवाद या बात करने, तर्क रखने की बात देने का हम लोग स्वतंत्रता से अधिकार मिला है, सॉरी संविधान से अधिकार मिला है, बशर्ते वह प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्य के जीवन या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। हम अपने लिए बात रख सकते हैं, लेकिन अपने लिए हम बात उस बेसिस पे रख सकते हैं ताकि हम हमारी बात से किसी दूसरे लोगों या किसी दूसरे राज्य के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचे। हम अपना बात बिल्कुल रख सकते हैं। नागरिक समूह बनाकर, जिसे हित समूह, दबाव समूह के रूप में जानते हैं, नागरिक समूह प्रदर्शन करके अपने अधिकार के लिए मीडिया का उपयोग कर सकते हैं कि बताइए, जैसे मीडिया में आए दिन खबर मिलता है कि फलाने स्टेट में दूसरे देश के लोगों को मारा गया, पीटा गया, तो कहीं ना कहीं मीडिया से सरकार पर दबाव बनता है। राजनीतिक दलों से अपील करना या अदालतों में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखना और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसे झारखंड में एक नया पार्टी बना है, उसके द्वारा कहा जाता है कि कोई दूसरे स्टेट के लोगों को लात मार के यहाँ से भगा देंगे। तो इस ढंग का तमाम लोग राजनीतिक रूप से भी इस मुद्दे पर खड़ा होते हैं और दूसरे स्टेट के लोगों को भगाने की बात करते हैं। तो ऐसे तमाम घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। हाल फिलहाल 2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, अदालतों पर उन अदालतों पर उस अदालतें उस पर निर्णय दे सकती है या समाधान के लिए सरकार से आग्रह कर सकती है। यह भले ही धीमी प्रक्रिया हो, पर इससे कई बार न्यूनाधिक सफलताएं संभव हैं। अगर सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित हो तो किसी समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुंचने संभव हो जाती है। अब एक जैसा सबको नागरिकता माना जाए और किसी तरह का विवाद हुआ जाए तो उस कंडीशन में सर्वमान्य या फिर सबकी सहमति से उस मैटर को सुलझाया जा सकता है, सामाजिक स्तर पे भी सुलझाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखते हैं। आगे है कि लोकतंत्र का यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि ऐसे विवादों का समाधान बल प्रयोग के बजाय संधि, वार्ता और विचार विमर्श से करें। अब लोकतंत्र में देखिए, तुरंत अगर हम बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। इसके बजाय हम बातचीत करके, एक दूसरे से बात करके, सामाजिक तौर पे राज्य से बात करके या फिर सरकार से बात करके विचार विमर्श के माध्यम से इसको सुलझा सकते हैं। हर चीज में डंडा या लाठी उठाना जरूरी नहीं है। आगे देखिए, यह नागरिकों के प्रमुख दायित्वों में से एक है। सही बात है, आप नागरिक हैं किसी स्टेट के तो तुरंत आप वायलेंस का प्रयोग नहीं करिएगा, तुरंत आप हिंसा का प्रयोग नहीं करिएगा। संभवतः आप कोशिश करिएगा कि प्रेम से बात की जाए। बहुत सारे ऐसे यथार्थवादी विचारक हैं, उनका तक कहना है कि हिंसा का प्रयोग आप अंतिम कंडीशन में करिए, जब कुछ नहीं होगा तब, ठीक है। लेकिन अच्छे से बैठ के आप बात करिएगा तो आपकी बात ज़्यादा अच्छे से सुनी जाएगी। अब आइए इस ब्लू लाइन यानी चिंतन मंथन वाले टॉपिक को देखते हैं। इसमें है कि नागरिकों के लिए देश भर में आवागमन और रोजगार की स्वतंत्रता के पक्ष और विपक्ष के तर्कों की जांच पड़ताल करते हैं कि इसके संबंध में कुछ लोग तर्क देते हैं कि सही है, कुछ कहते हैं गलत है। क्या किसी क्षेत्र में लंबे समय से रहने वाले निवासियों को रोजगार और सुविधाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए? ऐसा प्रावधान जनरली बहुत सारे स्टेट में होता है कि अगर आप बहुत दिन से उस स्टेट या उस देश में रह रहे हैं तो आपको कुछ विशेष छूट दिया जाएगा। क्या राज्यों को व्यावसायिक कॉलेजों में बाहरी छात्रों के प्रवेश के लिए कोटा निर्धारित करने की अनुमति दी जाती है? अब देखिए, ये जो कोटा निर्धारित वाला मुद्दा हमेशा से रहा है। आज बहुत सारे स्टेट में एग्जाम होता है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल में तो हर कोई भर सकता है, लेकिन स्टेट लेवल वाले एग्जाम में क्या होता है
कि कोटा निर्धारित किया जाता है कि 10% सीट पे ही बाहरी या अदर स्टेट के लोग लड़ सकते हैं। बाकी का सीट यहाँ 90% सीट यहाँ के लोकल या मूल निवासियों के लिए रिजर्व है। हर स्टेट में, झारखंड जाइए, यूपी जाइए, कहीं भी जाइए, आपको वहाँ के लोकल लोगों के लिए सीट ज़्यादा मिलेगी और बाहरी लोगों के लिए निम्न बहुत 10% 15% इस टाइप का सीट निर्धारित रहता है। अब बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा है, थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखिएगा, समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लंबा होगा तो उस कंडीशन में आप इसको आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। हम जैसे पेशेंस रख के पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपसे भी उम्मीद करते हैं कि पेशेंस रख के आप पढ़िए, ताकि आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी मजदूरों के बिना भारत के शहरी मध्यम वर्ग के जीवन का एक दिन। अब देखिए, अब यहाँ दो चीज़ है। प्रवासी अगर व्यक्ति नहीं हो तो सब काम वहाँ के लोकल लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कामों का विभाजन है, आपके पास मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई बाहर का आदमी आता है जो कचरा उठाने का काम करता है। अगर वो 1 सप्ताह या 10 दिन नहीं आता तो उस कंडीशन में आपके मोहल्ले का क्या हाल होगा, बस आप कल्पना कीजिए। दूसरा कंडीशन, कोई बाहरी व्यक्ति है जो किसी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करता है, एक बटन टिप दिए, बोला कि फलाना 5 kg हमको चीनी चाहिए, 2 किलो दूध चाहिए, सामान मंगाए। अब मान लीजिए कि आप 1 सप्ताह तक बाहरी व्यक्ति आया ही नहीं, तो आप सोचिए कि सामान कैसे लाइएगा। तमाम ऐसा बहुत सारा कारण है जो आप देख सकते हैं। शिक्षक मान लीजिए कि आपकी बाहरी हैं, नहीं पढ़ाने आई तो बच्चा का क्या होगा। और भी यहाँ से उदाहरण देख सकते हैं, जैसे सफाई वाला है, बर्तन धोने वाला बाहरी लोग आती है, कार साफ करने वाला, गली मोहल्ला साफ करने वाला, कपड़ा धोने वाला, सब अगर बाहरी हो और उस कंडीशन में आप उसको मना कर देते हैं तो आपके आसपास की स्थिति, आपके घर की स्थिति क्या होगी, इस पे चर्चा करें। अब हमारा अगला टॉपिक है समान अधिकार। 3.6 में या सॉरी 6.3 में हम समान अधिकार की बात करेंगे। इस भाग में हम नागरिकता के एक अन्य पहलू की तहकीकात करेंगे। ठीक है, इसमें नागरिकता से संबंधित अन्य पहलुओं को हम जानेंगे। क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ यह है कि राज्य सत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर या गरीब, को कुछ बुनियादी अधिकार और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या आप अगर किसी स्टेट या राज्य के निवासी हैं तो उस कंडीशन में अमीर या गरीब सभी को कुछ बुनियादी अधिकार या न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। बिल्कुल दी जानी चाहिए। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हम खास वर्ग के लोगों पर नजर डालेंगे। खास वर्ग में से यानी शहरी गरीब पर नजर डालते हैं, शहर के गरीब लोगों पर नजर डालते हैं। शहरी गरीबों से संबंधित समस्या उन अति आवश्यक समस्याओं में से एक है जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है। अब शहरी गरीबी से संबंधित या शहरी स्थिति या शहर में लोग जिस हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी कुछ साल पहले G20 का मीटिंग चल रहा था भारत में। G20 के मीटिंग में क्या हुआ कि दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी रहते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी बना के रख रहे थे। तो हमारे देश में अलग अलग देशों के नेताओं का आना था, इसलिए क्या उस एरिया में पर्दा लगा दिया गया। सोचिए, उस सरकार को भी खराब लग रहा होगा कि लोग क्या कहेगा कि भारत में अभी भी इतनी गरीबी है, तो इसके लिए पर्दा लगा दिया गया था ताकि मैंने दूसरे देश को नहीं पता चले अपनी गरीबी, अपने देश की गरीबी। आगे बढ़ते हैं। भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़ियों और अवैध कब्जे की जमीन पर बसे लोगों की है। यद्यपि ये लोग अपरिहार्य और उपयोगी काम अक्सर कम मजदूरी पर करते हैं, फिर भी शहर की बाकी आबादी उन्हें अवांछित मेहनत की तरफ मेहमान की तरह देखते हैं। देखिए, है किसी तरह से जीवन यापन झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और बहुत कम कीमत पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी शहर वाला लोग उसको बाहरी की नज़र से देखता है या मेहमान की नज़र से देखता है। उन पर शहर के संसाधनों पर बोझ बनने या अपराध और बीमारी फैलाने का आरोप लगता है कि बीमारी फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। उन पर तमाम तरह के आरोप अक्सर लगे रहते हैं। गंदी बस्तियों की स्थिति अक्सर विभत्स होती है। छोटे छोटे कमरों में कई कई लोग ठुसे रहते हैं। आज दिल्ली मुंबई में आप काम करने जाइए, रूम इतना महंगा है कि एक एक रूम में 10-10 लोग रह रहे हैं। यहाँ न निजी शौचालय होता है, न जल आपूर्ति, न सफाई होती है। गंदी बस्तियों में जीवन और संपत्ति या सुरक्षा होता है। जैसे मैं देखा था मुंबई में, एक हमारे जान पहचान के लोग रहते थे, तो उन लोग 7-8 लोग एक रूम में रहते थे और उन लोग का नियम था कि जो रूम लिए थे उसमें बाथरूम का सुविधा नहीं था, तो जो पब्लिक टॉयलेट का बना हुआ था तो उसमें लाइन लगा के जाना पड़ता था। साथ ही साथ नहाने के लिए भी उन लोग को लाइन लगा के पानी लेना पड़ता था। तो बहुत सारे मजबूरियों का सामना उनको करना पड़ता था। जैसे झोपड़ियों के निवासी अपने श्रम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, अपने मेहनत से योगदान देते हैं। अन्य देशों के बीच
ये फेरी वाले, छोटे व्यापारी, सफाई कर्मी या घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले मिस्त्री होते हैं। झोपड़ियों में बेत बुनाई या कपड़ा रंग छपाई या सिलाई जैसे छोटे कारोबार भी चलते हैं। झोपड़ियों के निवासियों को सफाई या जलापूर्ति जैसी सुविधाएं मुहैया कराने का संभवतः कोई भी शहर अपेक्षाकृत कम खर्च करता है। कोई भी शहर हो, छोटा से छोटा या बड़ा शहर हो, जो झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता है, तो उनकी स्थिति और भी नर्क से बदतर हो जाती है। ठीक है, शहरी गरीबों की हालत के प्रति सरकार, समाजसेवी संगठन और अन्य एजेंसियां सहित स्वयं झोपड़पट्टी के निवासियों में भी जागरूकता बढ़ रही है। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। तमाम ऐसे एनजीओ या गैर सरकारी संगठन आ रहे हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और साथ ही सरकार भी इसके प्रति जागरूक हो रहा है। जैसे जिसके पास घर नहीं उसके लिए घर बना के सरकार दे रहा है, कुछ 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है उनके लिए। जैसे बिहार में दीदी रोजगार योजना करके 10,000 महिलाओं को रोजगार के लिए दिया गया। तमाम ऐसे सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। अब मिसाल के तौर पर जनवरी 2004 में हम लोग देखें कि जनवरी 2004 में फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। फुटपाथी लोगों के लिए अभी हाल ही में आया था, फुटपाथी लोगों के लिए भी कुछ नीति तैयार की गई। बड़े शहर में लाखों फुटपाथी दुकानदार हैं और उनके अक्सर पुलिस और नगर प्रशासनों का उत्पीड़न झेलना पड़ता है कि आप यहाँ ठेला नहीं लगाइए, वहाँ जाइए, यहाँ वहाँ। कभी प्रशासन परेशान करती है, कभी नगर पालिका नगर निगम परेशान करती है, तो उनकी स्थिति बहुत दिक्कत या खराब रहती है। इस नीति का मकसद विक्रेताओं को मान्यता और नियमन प्रदान करना है, ठीक है, ताकि उन्हें सरकारी नियमों के अनुपालन के दायरे में उत्पीड़न से मुक्त कारोबार चलाने की शक्ति दी जाए। उन्हें कुछ विशेष प्रावधान या सरकार की नीतियों के अनुसार कुछ छूट दिया गया जिसके माध्यम से उनको किसी भी प्रकार के ऐसे उत्पीड़न या ऐसे भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा तो आराम मिले उनको, कि एक अस्थाई कम से कम लगे कि हम दुकान लगा रहे हैं तो यहीं लगाएंगे। उनको डर नहीं सताए कि कल पुलिस आके मारेगी, नगर पालिका वाला हटा देगा, चालान कर देगा, टैक्स काट लेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उनके लिए प्रावधान किया गया था। झोपड़पट्टियाँ भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित हो रही हैं, ठीक है। उन्होंने कभी कभी अदालतों में भी दस्तक दी। उनके लिए वोट देने जैसे बुनियादी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि मतदान सूची में दर्ज होने के लिए अस्थायी पते की जरूरत होती है और उनके पास अस्थायी पता नहीं है। कहीं भी किसी भी गंदी स्थिति में निवास कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उनके पास मतदान करने के लिए वोटर कार्ड नहीं है, और वोटर कार्ड नहीं है, अस्थायी पता नहीं है, तो उस कंडीशन में राजनीतिक अधिकार से भी वो वंचित रह जा रहे हैं। सोचिए, एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा राजनीतिक अधिकार से वंचित रह जा रहा है। अनाधिकृत बस्तियों और पटरी पर रहने वालों के लिए ऐसा पता पेश करना कठिन हो जाता है। अब जैसे मैं गया था तो यहाँ जा रहा था, मैं कलकत्ता जा रहा था, तो देखा कि जो ट्रैक है, रेलवे का ट्रैक है, उसके आसपास बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब उनका तो कोई ठिकाना नहीं है। या फिर हम अपने घर के आसपास भी सरकारी शेड बना हुआ है, तो शेड के पास अलग अलग जगह के लोग आके रहते हैं, कभी 10 दिन यहाँ 10 दिन वहाँ। तो उस कंडीशन में उनके पास अस्थायी पता नहीं है। अब अस्थायी पता उनके पास नहीं है तो आप वो अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी कार्ड कैसे बनाएंगे? तो इस कंडीशन में उनके पास ये समस्याएं आती हैं। अब देखिए, इस ग्रीन लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, ब्लू लाइन को, सॉरी, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ब्लू लाइन में क्या है? तो ब्लू लाइन में दिया गया है कि नागरिकता, समानता और अधिकार, तीनों की चर्चा एक साथ करेंगे। नागरिकता क्या है, समानता क्या है और अधिकार क्या है, ठीक है। नागरिकता, समानता और अधिकार की चर्चा करेंगे। एक सेकेंड। नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है जिसको कानून तक ही सीमित रखा जाए, बल्कि उससे बढ़कर है। इसका समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से भी घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। इस संबंध का सर्वमान्य सूत्रीकरण अंग्रेजी समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल करते हैं। देखिए, बताया था आपको कि उदारवादी विचारक हैं टी.एच. मार्शल, और यह कहीं ना कहीं नागरिकता के लिए बहुत बड़ा बात करते हैं, नागरिकता के लिए आवाज़ उठाते हैं। अपनी पुस्तक नागरिकता और सामाजिक वर्ग, यानी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास करके इनका बुक है, जो कि 1950 में आता है, में मार्शल ने नागरिकों को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्य को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया कि एक समुदाय के रूप में सिर्फ नागरिक के रूप में आप नहीं रहिएगा, प्रतिष्ठित गरिमा में नागरिक के रूप में रहिएगा। बस बोल दिया गया कि आप फलाने राज्य या फलाने देश का नागरिक है, तो यही काफ़ी नहीं है। इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले सभी लोग प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में बराबर होते हैं। इस देश के नागरिक हैं तो आपको सारी तमाम प्रतिष्ठाएं, सुख सुविधाएं दी जाएगी जो दूसरे व्यक्तियों को दी जा रही है। नागरिकता की मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना समानता की है।
ठीक है, समानता पे विशेष बल देते हैं। इसमें दो बातें अंतर्निहित है। पहली कि प्रदत्त अधिकार और कर्तव्यों की गुणवत्ता बढ़े, अधिकार और कर्तव्य दोनों बढ़े। दूसरी कि उन लोगों की संख्या बढ़े जिन्हें वे दिए गए हैं। ठीक है, जिन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़े, समानता दी जा रही, संख्या बढ़े। मार्शल नागरिकों में 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं। एक तो नागरिक के रूप में नागरिक अधिकार, नागरिक के रूप में राजनीतिक अधिकार और नागरिक के रूप में सामाजिक अधिकार दिए जाने चाहिए। नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और जायदाद की हिफाजत करते हैं। जायदाद की हिफाजत करते हैं नागरिक के रूप में। अगर आप किसी देश के राज्य के नागरिक हैं तो तमाम सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनाने की शक्ति प्रदान करता है। सामाजिक अधिकार व्यक्ति के लिए शिक्षा और रोजगार में सुलभ अवसर प्रदान करता है। कुल मिलाकर यह अधिकार नागरिकों के लिए इज्जत के साथ साथ बेहतर जीवन जीने का एक बहुत बड़ा तरीका है। तो 3 तरह के तरीके अधिकार की बात करते हैं, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार की बात करते हैं टी एच मार्शल। टी एच मार्शल कौन है? तो टी एच मार्शल हमारे एक उदारवादी नागरिकतावादी हैं, जो कि उनका बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, नागरिकता और सामाजिक वर्ग करके है, जो कि 1950 में लिखते हैं। और इनका बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि 3 बेसिस पे लोगों को नागरिकता देने की बात करते हैं। एक तो नागरिक के रूप में, दूसरा राजनीति के रूप में और तीसरा समाज के स्तर पे। आगे बढ़ते हैं। मार्शल ने सामाजिक वर्ग को असमानता की स्थिति के रूप में चिन्हित किया कि समाज में क्या है, असमानता की व्यवस्था बनी हुई है, तो इस रूप में उन्हें चिन्हित किया गया। नागरिकता वर्ग पदानुक्रम के विभाजन परिणाम का प्रति एक सेकंड नागरिकता या नागरिक वर्ग जो है पदानुक्रम के विभाजन परिणाम का प्रतिकार कर समानता सुनिश्चित करती है। इस प्रकार यह बेहतर सुबद्ध और समरस समाज रचना को सुसाध्य बनाता है। अब देखिए, इन तमाम तरह की सुविधाओं के बाद समाज के नागरिकों को वे सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो उन्हें एक नागरिक के रूप में दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को यहाँ से छूटा था, इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे है, हमारे समाज में हाशिए पर ठेले जा रहे अन्य इंसानी समूह में आदिवासी और वनवासी शामिल हैं। अब हमारे समुदाय में जो हाशिए पर यानी जिनकी स्थिति नरक से बदतर या फिर बहुत खराब स्थिति में जीवन यापन करें, उनमें 2 लोगों की संख्या ज़्यादा है, आदिवासी हैं और वनवासी हैं। ठीक है, ये लोग अपने जीवन यापन के लिए जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर हैं। ठीक है, बढ़ती आबादी और जमीन और संसाधन की कमी के दबाव के कारण उनमें से अनेक की जीवन पद्धति और जीविका संकट में पड़ गई है। अब क्या स्थिति है कि इन लोग का शुरुआती जीवन जंगल में ही रहा है, जंगली रहे हैं या जंगल के आसपास रहे हैं। अब स्थिति ऐसी है कि शहर की संख्या बढ़ती जा रही है और शहर का बसाव कहीं ना कहीं जंगल की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इस कंडीशन में जंगल काट दिए जा रहे हैं और इनके जीवन पे किसी न किसी रूप में खतरा या संकट पैदा हो रहा है। जंगल और तराई क्षेत्र में मौजूद खनिज संसाधनों की खनन करने के इच्छुक उद्यमपति के हितों का दबाव आदिवासी और वनवासी लोगों के जीवन पद्धति और आजीविका पर एक अन्य खतरा है। साथ ही साथ उन पे एक महत्वपूर्ण खतरा यह है कि कहीं न कहीं उनके जंगल में, उनके आसपास के इलाकों में खुदाई के माध्यम से अलग अलग खनिज संसाधन को निकालने की बात की जा रही है, जिसके चलते उनके रहने का इलाका सुरक्षित नहीं रहा। पर्यटन उद्योग भी यही कर रहा है कि पर्यटन बढ़ाने के लिए जू बना दिया, अब वहाँ के लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। ठीक है, टाइगर रिजर्व बना दिया, तो एक दायरा फिक्स कर दिया कि इस एरिया में लोग नहीं रहेंगे। सरकारें इस सवालों से जूझ रही हैं कि देश के विकास को खतरे में डाले बगैर इन लोगों और उनके रहवास की सुरक्षा कैसे की जाए। यह ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ आदिवासी आबादी नहीं बल्कि सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। आदिवासी के अलावा सभी नागरिकों को यह मुद्दा प्रभावित करता है कि आखिर उन लोग के लिए वास्तविक जगह है क्या। इधर उधर तो जीवन भटकते जीवन यापन तो नहीं करेंगे, आज यहाँ तो कल यहाँ, तो उन लोग के लिए प्रॉपर कुछ किया जाना चाहिए ना। साथ ही साथ सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना कि किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं होता। ठीक है, विभिन्न समूह के लोगों की ज़रूरत और समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं। अलग अलग समुदाय के लोगों को अलग अलग ज़रूरत पड़ सकती है, अलग अलग आवश्यकता होती है और उसी आधार पर उन्हें वो चीज़ दिया जाना चाहिए। और एक समूह के भीतर दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकते हैं। अब जैसे मुस्लिम हिंदू में ही देखें तो गाय का मांस खाना हिंदू में प्रतिबंधित है, हम लोग गाय को माता मानते हैं हिंदुओं, लेकिन मुस्लिम में प्रतिबंधित नहीं है। तो उस कंडीशन में लोगों का मांग अलग अलग है, अलग अलग समुदाय के माध्यम से। नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब यह नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीतियाँ लागू कर दिया जाए, क्योंकि विभिन्न समूह के लोगों की ज़रूरत भिन्न भिन्न हो सकती हैं। और अगर प्रयोजन सिर्फ ऐसी नीतियाँ बनानी नहीं है तो सभी लोगों को
लोगों पर एक तरह के कानून हो, बल्कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है, तो नीतियां तैयार करते वक्त लोगों की विभिन्न जरूरतों और दावों का ध्यान रखना होगा। अब कह रहे हैं कि वाकई में सरकार चाहती है कि लोगों को एक मुख्य धारा में लाया जाए, लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, तो उस कंडीशन में सरकार के उन अलग अलग समुदाय और अलग अलग लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कोई भी नीति बनाना चाहिए, ताकि सरकार को विरोध का सामना नहीं करना पड़े और सरकार को कहीं ना कहीं एक सफल सरकार के रूप में माना जाए। अभी यूजीसी संबंधी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नियम आया जिसको लेके विरोध चल रहा है। अब उसमें क्या है कि कुछ प्रावधान ऐसे किए गए जिसमें एक समूह के लोगों पर कहीं ना कहीं उत्पीड़न किया जाएगा, तो उसके लोग के इस चीज़ को लेके उनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस विमर्श में यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव नागरिकों के अर्थ और नागरिकों की नई व्याख्या की मांग करते हैं। सही बात है, नागरिकता की नई व्याख्या की मांग करते हैं। अभी के अकॉर्डिंग जो मांग है उसके अनुसार नागरिकों से संबंधित औपचारिक कानून प्रस्थान बिंदु पर होते हैं और कानूनों की व्याख्या निरंतर विकसित होते रहते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग कानून का आना बहुत ज़रूरी है। एक ही कानून पे हम लोग जीवन या एक ही कानून पे नागरिकता का व्याख्या नहीं कर सकते हैं। नागरिकता से संबंधित औपचारिक कानून प्रस्थान बिंदु पर होते हैं और कानूनों की व्याख्या निरंतर विकसित होती रहती है। हालांकि कुछ ऐसी समस्याएं उठ सकती हैं जिनका समाधान पाना आसान न हो, फिर भी समान नागरिक की अवधारणा का अर्थ यही है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और नीतियों का मार्गदर्शन करना चाहिए। देखिए सच बात यह है कि सबको खुश भी नहीं रखा जा सकता है, हर समुदाय को लोगों को खुश भी नहीं रखा जा सकता है, तो उस कंडीशन में कम से कम ऐसा नियम कानून बनाया जाए ताकि लोगों को कम से कम कुछ सुविधाएं तो मिल सके। आगे बात करते हैं नागरिकता, समानता और अधिकार। फिर वही टॉपिक आ जाता है, नागरिकता, समानता और अधिकार। पीछे भी चर्चा कर चुके हैं लेकिन अभी और चर्चा देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़ियों में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेनिस की जनहित याचिका, ओल्गा टेनिस एक जनहित याचिका लाते हैं जो कि मलिन बस्तियों में जो मुंबई में रहते हैं उनके लिए जनहित याचिका लाते हैं। ओल्गा टेनिस बनाम मुंबई नगर निगम के नाम से 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला आता है। याचिका में कार्यस्थल के निकट रहने की वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण फुटपाथ या झोपड़ियों में रहने के अधिकार पर दावा किया गया था। यानी अब जहां लोग व्यक्ति काम करे वहां पे तो उनका रहने का व्यवस्था नहीं है, तो उसके बदले उनको फुटपाथ या झोपड़ियों में रहने के अधिकार का दावा किया गया था कि जब तक उनको कार्यस्थल पर रहने का व्यवस्था नहीं मिलेगा तो उस हिसाब से वो तब तक झोपड़ी में रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ रहने वालों को हटाने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें आजीविका भी गंवानी पड़ेगी। अब उनको कम से कम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से भी हटा दिया गया तो उनका क्या है कि अब वहाँ रहेंगे नहीं, तो उनके लिए आजीविका भी बहुत दिक्कत हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है। इसलिए अगर फुटपाथ वासियों को बेदखल करना हो तो उन्हें आश्रय के अधिकार के तहत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराना चाहिए। अब देखिए इस फैसले में या इस केस में बहुत बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये आया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ठीक है, पहले तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि सारे अधिकार के साथ साथ आजीविका का भी अधिकार है। अब आजीविका का अधिकार है तो अगर सरकार उन्हें फुटपाथ पर से हटाना भी चाहती है तो उनके लिए पहले विकल्प उपलब्ध कराना होगा, जैसे उनके पास अपना घर हो, तब जाके सरकार उनको हटा सकती है, ऐसे नहीं हटा सकती। अगर हटाना है तो उनके लिए पहले आपको प्रावधान करना होगा कि कहाँ रहेंगे, तब जाके उनको आप हटा सकते हैं, ऐसे ही नहीं हटा सकते। आगे बढ़ते हैं, नागरिक और राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई है। राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है आधुनिक काल में आई है। राष्ट्र राज्य की प्रभुसत्ता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का राष्ट्र राज्य की संप्रभुसत्ता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था कि लोगों को एक नागरिक के रूप में अधिकार दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं बल्कि एक अनोखी सांस्कृतिक और साझा इतिहास को ही परिभाषित करती है। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, एक राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के
आयोजन जैसे प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है। आज देखिए हम भारत के नागरिक हैं तो हमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दिया गया है, खासतौर पे झंडा प्रतीक दिया गया है, शोक स्तंभ जैसे प्रतीकों को दिया गया है और उसको देख के ही हमारे मन में कहीं ना कहीं सम्मान आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो विचार है सर्वप्रथम बेसिकली कहाँ उठा था, तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद से। अधिकतर आधुनिक राज्य अपने में विभिन्न धर्म, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को सम्मिलित करते हैं। आज एक ही देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति और अलग अलग संस्कृति के लोग निवास करते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य भागीदार हो सके। अब राज्य के पास सबसे बड़ा चुनौती है कि भले ही लोग अलग अलग जाति धर्म से हो, लेकिन राज्य का दायित्व है कि लोगों को कम से कम ऐसे राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वह अपने लिए लड़ सके और लोकतांत्रिक रूप से राज्य के प्रशासन में हिस्सा ले सके। बल्कि ये भी मायने नहीं रखता कि उनकी भाषा, धर्म या जात कोई भी हो, सब बराबर, इसलिए सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है, जैसा हमने अभी पढ़ा, सदस्य भागीदारी हो। लोकतांत्रिक देश आमतौर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करती हैं कि यथासंभव समावेशी हो, यानी जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता है। लेकिन व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की और अग्रसर हैं जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ अपनी पहचान कायम करना अन्यों की तुलना में समान बनाता है। आगे बढ़िए, यह राज्य सत्ता के लिए भी अन्यों की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देती है। ठीक है, कुछ की तुलना में अन्यों को नागरिकता देना आसान कर देती है। यह अप्रवासियों का देश होने पर गौरवान्वित होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भी वैसे ही सच है जैसा कि किसी अन्य देश के बारे में। अमेरिका को इस बात का बहुत गर्व है कि वहाँ पे अलग अलग देश के लोग निवास करते हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप फ्रांस ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है और समाजसेवी होने का दावा करता है। फ्रांस क्या करता है कि हम धर्मनिरपेक्ष यानी किसी विशेष धर्म को नहीं मानते, राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष, और समाजसेवी यानी लोगों की भलाई के लिए अपने आप दावा करता है फ्रांस। वह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है कि उनकी आसानी से नागरिकता कुल मिला के मिल जाती है वहाँ। सांस्कृतिक और भाषा इनकी राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि अगर वहाँ की संस्कृति और वहाँ की भाषा को अगर आपने अपना लिया तो उस कंडीशन में आपको वहाँ की नागरिकता दी जाएगी। आगे बढ़िए, और सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में से इस फ्रांसीसी भाषी संस्कृति से आत्मसात हो जाएं। और आपको मतलब फ्रांसीसी या वहाँ के नियम कानून, वहाँ की सांस्कृतिक, वहाँ के भाषा को अपना लेना होगा, तब जाके मिलेगा। हाँ, वे अपने निजी जीवन में अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं और रिवाजों को बनाए रख सकते हैं। देखिए, आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसको आप अपना सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको फ्रांस के और फ्रांस की संस्कृति को अपनाना, फ्रांस की भाषा को अपनाना जरूरी है। यह एक समुचित नीति लग सकती है, लेकिन यह परिभाषा करना हमेशा आसान नहीं होता कि क्या सार्वजनिक है और क्या निजी है। थोड़ा सा दिमाग में भी आता है कि किस चीज़ को सार्वजनिक रूप से माने, इस चीज़ को सार्वजनिक रूप से नहीं माने। और इसने कुछ विवादों को जन्म दिया है। धार्मिक विश्वास नागरिक की कुछ विवाद भी जन्म लेते हैं इस बात पे। धार्मिक विश्वास नागरिकों के निजी क्षेत्र का मामला माना जाता है, लेकिन कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए, धार्मिक क्या है कि हम लोग हाथ में, हिंदू हैं तो कलावा बांधते हैं, अलग अलग जंतर पहनते हैं, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं निजी पहचान कई बार हमारा सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाता है। धर्म तो हम क्या मानेंगे तो हमारा पर्सनल मैटर है ना। धर्म क्या है, धारण करने योग्य है, जो व्यक्ति अपने हिसाब से सबसे अच्छा लगेगा उसको एक्सेप्ट करेगा। अब कई बार आपका धार्मिक पहचान जो है सार्वजनिक रूप से बन जाता है। जैसे फ्रांस के सिख छात्रों का स्कूलों में पगड़ी पहनना और मुस्लिम लड़कियों की स्कूल वर्दी के साथ सिर पर दुपट्टा डालने के बारे में आपने सुना होगा। जैसे सिखों को आप देखते हैं कि उनके लिए पगड़ी का प्रावधान किया गया, और साथ ही मुस्लिम लड़कियों के लिए क्या है कि अपना जो स्कूल ड्रेस के साथ दुपट्टा मुंह पे डाल के चलती है। तो इस कंडीशन में उनके लिए क्या होना चाहिए, ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हैं, सुना होगा। इसे कुछ स्कूलों ने इस आधार पर अमान्य कर दिया कि यह सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र धार्मिक प्रतीकों को लाने का मामला है। अब देखिए,
अब कुछ स्कूल इस पे प्रतिबंध लगाते हैं कि आप स्कूल आइए, स्कूल के ड्रेस में आइए, लेकिन जो धर्म के नाम पे जो जैसे पगड़ी पहन के आ गए, बुर्खा पहन के आ गए, तो इस पे प्रतिबंध लगाता है। ये आपका धार्मिक मामला, निजी मामला है तो सरकार सार्वजनिक में प्रतिबंध लगाता है। जिसके धर्म इस तरह के रिवाजों की मांग नहीं करते हैं, उनमें उनको निसंदेह ऐसे समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। और खास ये ऐसा भी बहुत सारा धर्म है जहाँ कुछ विशेष वैसा कोई प्रावधान नहीं है, तो इस कंडीशन में उनको ये समस्या नहीं होती। लेकिन खास तौर पे मुस्लिम या सिखों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके लिए विशेष प्रावधान, पोशाक का प्रावधान करता है, और कहीं ना कहीं सार्वजनिक जगह पे उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। हाल ही में केरल में ऐसी घटना देखी गई थी कि एक स्कूल प्राध्यापक यानी स्कूल के जो प्रिंसिपल के द्वारा नोटिस निकाला गया कि कोई भी मुस्लिम महिलाएं या लड़कियां स्कूल ड्रेस में आएगी, न कि बुर्खा में आएगी, तो उनके लिए स्कूल ड्रेस का प्रावधान किया गया। साफ तौर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक में शामिल होना कुछ समूहों के लिए अन्य की अपेक्षा आसान होता है। अब हम लोग का है कि हम लोग कोई देश के नागरिक बने तो हमारे लिए एक्सेप्ट करना आसान है, लेकिन दूसरे जैसे सिखों को कह दिया जाए कि नहीं भाई आप यहाँ के नागरिक बनिएगा तो आपको पगड़ी हटाना पड़ेगा, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है, आत्मसम्मान की बात है। महिलाओं को कह दिया जाएगा कि तुम बुर्खा पहनोगी तो तुमको हम फ्रांस की नागरिकता नहीं देंगे। तो इस कंडीशन में ऐसे विवाद उनके लिए ज़्यादा उठते हैं जो विशेष समुदाय या विशेष ऐसे धार्मिक पहचान के साथ चलते हैं। और जिनके पास विशेष धार्मिक पहचान नहीं, उनको तो खैर छूट है ही, उनको तो ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। अब देखिए, नागरिकों के नागरिकता के नए आवेदनों को अनुमति देने की कसौटी हर देश में भिन्न होती है। अलग अलग देश अलग अलग स्तर पर नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता प्रदान करने में इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जातीय मूल जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। मतलब कि जो यहूदी होगा उसको इजराइल में जल्दी नागरिकता मिल जाएगी, तो इस कंडीशन में उनको जातीय या फिर वहाँ का जातीय मूल जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। एक समय तुर्की मजदूरों को जर्मनी में आने और काम करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता था। एक समय क्या था कि तुर्की मजदूरों को कहा जाता था कि जर्मनी में आइए काम करिए, उसके लिए प्रोत्साहन किया जाता था। उनकी स्थानीय मांग है कि जर्मनी में ही उन्हें जन्म और पढ़े लिखे उनके बच्चे को अपने जर्मनी नागरिकता मिल जानी चाहिए। अब जर्मनी का लोग क्या है कि तुर्की के लोगों को नौकरी करने के लिए अपने यहाँ बुलाते थे। अब जो तुर्की के लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनका कहना था कि मेरा बच्चा जिसका जन्म जर्मनी में हुआ है तो उनको जर्मनी की नागरिकता दी जानी चाहिए, ऐसी मांग उनके द्वारा की गई। इस पर आज भी बहस जारी है। जर्मनी में आज भी इस टॉपिक पे बहस जारी है कि देनी है कि नहीं। ये प्रतिबंधों से संबंधित कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो समावेशी होने का दम भरने वाले लोकतांत्रिक देशों पर भी लगे हो सकते हैं। अब आप तो लोकतंत्र का बहुत बहुत ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि आपके यहाँ ही इतना समस्या हो रहा है। क्या आपको नागरिकता, आप लोकतंत्र की बात करें लेकिन आप लोग तुर्की के जो बच्चे हैं जो जर्मनी में जन्मे उनको नागरिकता आप नहीं देना चाहते हैं, तो क्या वाकई में आप जो दिखाना चाहते हैं वे वाकई में आपके अंदर है क्या? तो ऐसी तमाम चर्चाएं आगे होंगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य कहता है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य है। स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोग को आपस में जोड़ने के कृत संकल्प प्रयास किए गए। आज भारत की स्थिति ऐसे है कि भारत में कई धर्म के लोग एक साथ निवास करते हैं और बहुत अच्छे से निवास करते हैं, और साथ में मिलकर इन लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किया। यह सही है कि जब मुस्लिम लीग से विवाद नहीं सुलझाया जा सकता था तब 1947 में देश का विभाजन हुआ। जब अंतिम समय में देख लिया गया कि अब तो बात नहीं बनेगा, तब जाके विभाजन की बात हुई। लेकिन इसने यह उस राष्ट्र राज्य के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय को और मजबूत ही किया, जिसके निर्माण के लिए वे प्रवृत्त थे। जैसे आज़ादी के बाद कि भारत आज़ाद हो जाएगा तो बहुत सारे नेताओं का मानना था कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो उस कंडीशन पे उनके अंदर जो शुरू से पनपा हुआ था कि नहीं हम तो बनाएंगे भाई, तो उनको और भी प्रतिबद्ध करता और उनको सुदृढ़ करता है कि नहीं आप बनाइए, ठीक है। यह निश्चित संविधान में सम्मिलित किया गया। बिल्कुल, संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अब देखिए, भारतीय संविधान के बहुत से विविधतापूर्ण समाज में समावेशी करने की कोशिश करते हैं। जो भारतीय संविधान है बहुत ही विविधतापूर्ण समाज को समावेशी करने या एक साथ जोड़ने का कोशिश करता है। इन विविधताओं में से कुछ उल्लेखनीय। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी ST SC जैसे विभिन्न समुदायों, पूर्व में समान अधिकार से वंचित रही महिलाएं,
आधुनिक सभ्यता के साथ मामूली संपर्क रखने वाले आदम और निकोबार द्वीप समूह के कुछ दूर सुदूरवर्ती समुदाय और कई अन्य समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया गया। इन देशों के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं, धर्म और रिवाजों की पहचान बनाए रखने का बात किया गया। उनकी पहचान, उनकी संस्कृति का संरक्षण की बात की गई। लोगों को उनकी निजी आस्था, भाषा का सांस्कृतिक रिवाजों को जोड़ने के लिए बाध्य किए बिना सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराया था। आगे देखिए, संविधान के जरिए आरंभ किया गया यह अद्वितीय प्रयोग था कि लोगों को जो विशेष रूप से उस समुदाय या संस्कृति से जुड़े हुए हैं उनको विशेष प्रावधान देना, उनकी संस्कृति का संरक्षण करना, यह सरकार द्वारा किया गया संविधान के माध्यम से। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड विभिन्न क्षेत्रीय दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस का परेड होता है उसमें विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न सांस्कृतिक और विभिन्न धर्म के लोगों को सम्मिलित करने के राज सत्ता के प्रयासों को प्रतिबिंबित किया गया था और अलग अलग समुदाय और संस्कृति के लोग अपनी अपनी झांकियों के माध्यम से अपना भागीदारी दिखाते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। अब देखिए, नागरिकता से संबंधित जो संविधान में प्रावधान है वह भाग 2 में दिया गया है और इसे संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ था। दूसरे भाग में और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ। संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया। भारत में जन्म, वंश, परंपरा या पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिक शामिल की जा सकती है। अब देखिए, भारत में अगर जन्म, वंश, परंपरा या पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। जैसे भारत में जैसे हैदराबाद का, फिर जम्मू कश्मीर का विवाद चल रहा था शुरुआती तौर पे, तो वहाँ के अगर पूरा क्षेत्र के साथ लोग भारत में सम्मिलित होते हैं तो वह भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है। संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज हैं कि उनको बहुत सारे अधिकार और बहुत सारे दायित्व दिए गए हैं। मौलिक अधिकार के रूप में भाग 3 में बात की गई है और कुछ उनके लिए कर्तव्य भी दिया गया है कि अपने देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। यह प्रावधान भी है कि राज्य को केवल धर्म, मूल वंश या जाति, लिंग, स्थान या उनमें से किसी के भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब देखिए, सबसे अच्छा पॉइंट है समानता की भी बात करा नागरिकता में कि लोगों को इस हद तक समान बना दीजिए ताकि उन लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए। जैसे भारत के संविधान में अनुच्छेद 29-30 में है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको अपनी संस्कृति का संरक्षण के लिए कॉलेज, स्कूल खोलने की बात की गई, तो उनका भी व्यवस्था किया गया है। आगे बढ़िए, आइए आगे आओ कुछ करके सीखते हैं। उस लाइन को पढ़ते हैं। विद्यालयों या सेना जैसी किसी अन्य सार्वजनिक संस्था के लिए साझा वर्दी पर जोर देना और पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाना उपयुक्त नहीं है। अब देखिए, एक जैसे लोग वर्दी तो पहन सकते हैं, लेकिन सेना में है तो वर्दी पहन सकते हैं, लेकिन पगड़ी लगाने पे उनको आज भी प्रतिबंध नहीं किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, हालांकि इस तरह के समावेशी प्रावधानों ने भी संघर्ष और विवादों को जन्म दिया। हालांकि सरकार द्वारा ऐसे जो समावेशी प्रोग्राम या समावेशी प्रावधान किए जा रहे हैं उसके चलते भी बहुत सारे संघर्ष और विवाद जन्म लिए हैं। जैसे कि महिला आंदोलन, दलित आंदोलन या विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों का संघर्ष ऐसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष के कुछ नमूने हैं जो मानते हैं कि उनकी नागरिकता को पूर्ण अधिकार से वंचित किया जा रहा है। अब देखिए, महिलाओं के साथ बहुत सारे ऐसा दुर्व्यवहार या दलितों के साथ हुआ जिसके चलते उन लोग नागरिकता पर सवाल उठाते हैं। साथ ही साथ अब नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत बहुत लोगों को विस्थापित किया जा रहा था, तो इस कंडीशन में उनके द्वारा अपने अधिकार या अपने नागरिकता का वंचित होने का खतरा था और उन्होंने अपने लिए अधिकार की मांग की। अब देखिए, भारत के अनुभव से संकेत मिलता है कि किसी देश में लोकतांत्रिक नागरिकता एक परियोजना या लक्ष्य सिद्ध का एक आदर्श है। आगे बढ़िए। जैसे जैसे समाज बदल रहे हैं वैसे वैसे नित नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं और वे समूह नई मांगे पेश कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि वे हाशिए पर ठेले जा रहे हैं। लोकतांत्रिक राज्य में इन मांगों पर खुले दिमाग से बातचीत करती हैं। अब देखिए, नागरिकता तो लोगों को दे दी गई, लेकिन आज भी नागरिकता के नाम पे बहुत सारा ऐसा मांग है जो आए दिन उठते रहता है, जिससे ताकि लोगों को जिन लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या
हाशिए पर जा सकते हैं, तो इस कंडीशन में उनके द्वारा मांग आए दिन किसी न किसी रूप में की जाती है। अब देखिए, सार्वभौमिक नागरिकता की बात करते हैं। जब हम शरणार्थियों या अवैध अप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियां उभरती हैं, सही है। उनमें एशिया अफ्रीका के देश, उसमें एशिया या अफ्रीका के ऐसे लोगों की छवि हो सकती है जिन्हें यूरोप या अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलालों को पैसा का भुगतान किया जाता है, कि लोगों को पैसा देके कि भाई हमको तुम फलाने देश में घुसा दो, तुमको कुछ घूस देंगे, तो दलाल के माध्यम से। इसमें जोखिम बहुत है, लेकिन वे प्रयास में तत्परता दिखाते हैं। एक अन्य छवि युद्ध या अकाल से विस्थापित, अब युद्ध या अकाल से विस्थापित लोगों की हो सकती है। इस तरह की छवियां अक्सर टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं। सूडान के डरफर क्षेत्र में शरणार्थी, सूडान के जो डरफर क्षेत्र में शरणार्थी हैं, फिलिस्तीनी, बर्मी यानी म्यांमार, बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे कई उदाहरण हैं। ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हैं। आज कई बांग्लादेशी भारत में ऐसे शरणार्थी रह रहे हैं जिनके पास अपना रहने का व्यवस्था नहीं है, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें अपने देश से भगा दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है, बहुत डर का जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों की स्थिति बनी हुई है जो किसी न किसी तरह अपने देश से विस्थापित होकर दूसरे देश में निवास कर रहे हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश में रहते हैं और काम करते हैं या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। देखिए, हम सामान्यतः अक्सर ऐसा लगता है कि एक देश में रहने वाले सभी लोग नागरिक होते हैं और उनको ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है। साथ ही जो लोग अदर देश से या दूसरे देश से आए, उनको अगर नागरिकता के लिए उनके द्वारा अप्लाई किया गया तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जानी चाहिए, ऐसा लगता है। यूं अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं, लेकिन नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित करते हैं। देखिए, नागरिकता देने की बात तो हर एक देश करता ही है, लेकिन उनकी कुछ अपनी शर्तें होती हैं, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा के नज़र से देखा जाए तो उनके द्वारा रखी गई शर्तें भी बहुत जरूरी है रखनी। ये शर्तें आमतौर पर देश के संविधान और कानून में लिखी होती हैं कि किस किस बेसिस पे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 5 से 11 में बात की गई है कि किस किस आधार पर लोगों को नागरिकता दी जाती है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अवांछित आगंतुकों को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य सत्ताएं ताकत का प्रयोग करती हैं। कह रहा है कि अवांछित आगंतुकों को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य सत्ता ताकत का प्रयोग करती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में इस देश में घुस आए हैं या विस्थापित हैं, तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से नागरिकता का मांग करते हैं, तो राज्य सत्ता बहुत बार सत्ता या ताकत के प्रयोग के माध्यम से उन्हें हटाने का प्रयास करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 1.5 घंटा का लेक्चर हो गया है, उम्मीद है आधा घंटा और चलेगा, इसके बाद हम लोग अपने अंतिम पड़ाव में होंगे। हालांकि एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। हालांकि प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बावजूद भी आज कह रहा है कि हालांकि प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है, दीवार भी खड़ा कर दिया जा रहा है, बाड़ लगाने के बावजूद आज भी दुनिया में बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतरण हो रहा है। आज क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश, म्यांमार से या फिर पाकिस्तान से आने के लिए भारत के द्वारा कुछ प्रावधान नहीं किया गया होगा? बिल्कुल किया गया। इसके बावजूद चोरी छुपे लोग किसी न किसी तरह पहुंच जा रहे हैं। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से लोग विस्थापित होते हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता और वे घर नहीं लौट सकते तो राज्यहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। अगर वे अपने देश से निकाल दिए गए और उनका स्टेट या उनका राज्य अपने स्टेट में या अपने राज्य में दोबारा नहीं लौट सकते और उस कंडीशन में उनको दूसरे जिस देश में वो गए हैं वहाँ की नागरिकता नहीं मिलती है, उस स्टेट में उनको स्वीकार नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति कहीं का नहीं राज्यहीन रह जाता है। वे फिर शिविरों या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वही मलिन और गंदी बस्तियों में रहेंगे, जैसे तैसे जीवन यापन करेंगे, जिनका न कुछ खाने का ठिकान, न रहने का ठिकान, न रोजगार का ठिकान है। अक्सर वे कानूनी तौर पर काम भी नहीं कर सकते, उनको काम मिलेगा भी नहीं। अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकते या संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि कानूनी रूप से वहाँ के वो नागरिक हैं ही नहीं, किसी दूसरे देश से आए हैं। समस्या इतनी विकराल है कि संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों की जांच करने और मदद करने के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा प्रवासियों या शरणार्थियों की पहचान के लिए
एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई है जिसके माध्यम से लोगों की पहचान की जाए और उनके लिए तमाम वे सारी बेसिक सुविधाएं दी जाए ताकि वे अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सके। आगे बढ़ते हैं। नागरिक के रूप में किनको नागरिक के रूप में कितने लोगों को अंगीकार किया जा सकता है, इस सवाल पर फैसला करना अनेक देशों के लिए कठिन मानवीय और राजनीतिक समस्या बन गई है कि एक देश के लिए यह बहुत बड़ा समस्या है कि वह कितने लोगों को एज अ नागरिकता दे सकते हैं या फिर अंगीकार या अपना सकते हैं। तो इसके लिए कई मानवीय या फिर कई राजनीतिक समस्या भी उत्पन्न होती है। देश के अंदर से भी सवाल उठता है कि भाई हमारे यहाँ जैसे भारत जैसे देश में हमारे यहाँ खुद इतनी गरीबी है, ऊपर से हम किसी और देश के नागरिक को नागरिकता दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गरीबी, भुखमरी और उस बेरोजगारी या लाचारी की संख्या बढ़ा रहे हैं। अनेक देशों में युद्ध या उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति है, लेकिन वे भी लोगों को अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार करने या सुरक्षा के संदर्भ में देश को जोखिम में डालना नहीं चाहते। देखिए, एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के बाद उनको खुद अपने देश के आंतरिक या बाहरी सुरक्षा का खतरा के चलते बहुत बार अनियंत्रित भीड़ को नहीं स्वीकार करना चाहता। भारत उत्पीड़ित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है। भारत जो है, जो उत्पीड़ित है, जिनके पास अपना घर नहीं, उनको तो आवास देने में गर्व महसूस करता है। ऐसा ऐसा भारत में 1959 में दलाई लामा भारत में 1959 में दलाई लामा और उनके अनुयायियों के लिए किया गया। जैसे 1959 में दलाई लामा को तिब्बत से भगा दिया गया था, तो उनको भारत में एज ए शरणार्थी के रूप में अपनाया गया और बहुत गर्व से अपनाया गया। बुद्धिस्टों के धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ कि बुद्धिस्टों के धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जैसे यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया था कि दलाई लामा भारत में कब आए, तो 1959। भारतीय राष्ट्र की सभी सीमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रवेश हुआ है और यह प्रक्रिया जारी है। आज भी अलग आसपास के पड़ोसी देश से किसी न किसी रूप में लोग प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अनेक लोग वर्षों या पीढ़ियों तक राज्य विहीन व्यक्तियों के रूप में पड़े रहते हैं, शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में। अंततः इनमें से अपेक्षाकृत कुछ को ही नागरिकता प्राप्त होती है। अब जो लोग रह रहे हैं सबको नागरिकता नहीं मिलती, कुछ लोगों को मिलती है, बाकी वही अपनी लाचारी और बेचारी में अपना जीवन व्यक्त करते हैं। लोग ऑप्शन नहीं है, आप क्या करिएगा। अगर कोई दूसरे स्टेट में भी जाइएगा तो आपको तमाम लोग डरता है एक्सेप्ट करने में, वहाँ की अपनी भी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था बिगड़ जाएगा। अचानक से अधिक संख्या में अगर लोग पहुँच जाते हैं तो वहाँ की जो लोकल व्यवस्था है वो भी ध्वस्त हो जाएगी। तो इन सब खतराओं के कारण लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। ऐसी समस्या लोकतांत्रिक नागरिकों के उस वायदे को चुनौती देती है जो यह कहता है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों को नागरिकता की पहचान और अधिकार उपलब्ध होना चाहिए। देखिए, सवाल तो उठता है, लेकिन अपने देश भी अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं संकेत रहता है। अनेक लोग अपनी पसंद की देश की नागरिकता हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए अपनी पहचान का विकल्प भी नहीं होता। अब हम भारत के साथ साथ चाहते हैं कि हम अमेरिका का नागरिक बन जाए, तो हमको सिर्फ बोल देने से अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल जाएगी। तो बहुत बार अपने पसंद के नागरिक या अपने पसंद के देश में लोग नागरिकता नहीं ले पाते और बहुत बार पहचान की संकट से उन्हें जूझना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यहीन, जिनके पास राज्य नहीं है, राज्यहीन लोगों का सवाल आज विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि हर एक स्तर पे हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आए दिन कोई ना कोई देश में, दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध के कारण बहुत लोग विस्थापित हो रहे हैं, अपने स्टेट से निर्वासित हो रहे हैं। जिनके पास अपना घर नहीं है तो कहीं ना कहीं वे प्रवास या माइग्रेंट होकर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और ये समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है। इस मामले में भारत की स्थिति और भी खराब है। भारत में बहुत सारे प्रवासी हैं। राष्ट्र की सीमाएं अभी भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के जरिए पूर्ण परिभाषित की जा रही हैं और ऐसे विवाद से घिरे लोगों के लिए अनेक परिणाम घातक होते हैं। आज भी जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है, और भी बहुत सारे देश हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है सीमा विवाद को लेकर। तो इसके चलते जो वहाँ के निवासी हैं उनको आज भी खतरा बना हुआ है। वे अपने घर, राजनीतिक पहचान और सुरक्षा गंवाते हैं और देशांतरण के लिए मजबूर किए जाते हैं कि उनको अपने देश से हटा के किसी दूसरे देश में ले जाना पड़ता है। कि कोई शौक से थोड़ी अपना देश छोड़ता है, मजबूरी में बहुत खराब स्थिति में छोड़ता है। क्या नागरिकता ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है? अगर नहीं तो उन्हें आज किस तरह की वैकल्पिक पहचान दी जानी चाहिए, इस पे भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, अगला पॉइंट है, अब कभी कभी विश्व नागरिकता की धारणा के लिए सुझाव पेश किया जाता है कि विश्व स्तर पर स्टेट या राज्य
या फिर देश के स्तर को छोड़कर विश्व स्तर पर नागरिकता की बात की जाती है, सुझाव दिया जाता है। इससे जुड़े संभावनाओं पर अगले खंड में चर्चा की गई है। अब आइए विश्व नागरिकता पर चर्चा करेंगे, जो आज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और अक्सर ये किसी न किसी रूप में बना हुआ रहता है। तो क्या है विश्व नागरिकता की बात करें, निम्नलिखित उक्तियों पर गौर करें। 2004 में दक्षिण एशिया के कई देशों पर कहर बरपाने वाली सुनामी से पीड़ित लोगों के लिए सहानुभूति और सहायता के भावोद्गार फूट पड़े। जो दक्षिण अफ्रीका में 2004 में सुनामी आई थी, उसके चलते वहाँ के लोगों के प्रति वैश्विक स्तर पर लोगों के मन में सहानुभूति और सहायता के भावना फूट पड़े। आज अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का ताना बाना आतंकवादियों को जोड़ने में मदद करता है। सही बात है। विभिन्न देशों में बर्ड फ्लू के प्रसार और इंसानों में विषाणु जनित महामारी के संभावित उभार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है कि लोग बीमार कम पड़े। इस युक्तियों में क्या समझते हैं, वे उस दुनिया के बारे में क्या बताती है जिसमें वह रहते हैं। आओ कुछ करके सीखे देखते हैं। भारत में अभी रह रहे कुछ राज्यहीन लोगों की सूची बनाओ, उनमें से किसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आपको कह रहा है कि आप पढ़ाई के अलावा कुछ प्रैक्टिकल भी करिए। अब आप थोड़ा इंटरनेट को खंगालिए और देखिए कि भारत में अभी कितने प्रवासी लोग रह रहे हैं और उनकी सूची या एक रिपोर्ट तैयार करिए। आगे बढ़ते हैं। आज हम ऐसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में। संचार के इंटरनेट, टेलीविजन, सेल फोन से जैसे नए संसाधनों ने उन तरीकों में भारी बदलाव कर दिया है जिनसे हम अपने विश्व को समझते हैं। पहले विश्व के एक हिस्से की गतिविधियों की खबर अन्य हिस्सों तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे, लेकिन संचार के नए तरीके ने विश्व के विभिन्न हिस्सों की हलचलों को हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला सकते हैं। जैसे पहले संचार की सुविधा बहुत अच्छी नहीं थी, तो बहुत जानकारी हम लोग को बाद में मिलता था। अब है कि तुरंत कोई देश में कुछ हुआ पता चल गया। अभी एक मिसाइल को हम लोग न्यूज का देखिए, इतना गंदा स्थिति है कि एक मिसाइल को उन लोग बता रहा है। या संचार का इतना फायदा हम लोग कहेंगे कि एक मिसाइल, इजराइल द्वारा कितना मिसाइल गिराया गया, ईरान द्वारा कितना मिसाइल गिराया गया, एक मिसाइल को गिन के बता रहा है लोग। आज देखिए संचार के माध्यम से लोग कितना जागरूक हो गए हैं। आगे हम अपने टेलीविजन के पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते देख सकते हैं और देख ही रहे हैं। यूक्रेन और रसिया का युद्ध देखे, अभी अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध देख रहे हैं। इससे विश्व के विभिन्न देशों के लोगों में साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में मदद मिलती है। अब देखिए मानवता के रूप में मर जाता है कोई, जैसे अभी पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था, तो हमारे मन में ख्याल आया कि बताइए, वहाँ अफगानिस्तान में हमला किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, लगभग 4 से लोग मारे गए। तो कहीं ना कहीं मानवता के रूप में हम लोग को तो लगा ही कि गलत हुआ। अभी कुछ दिन पहले दिसंबर के आसपास दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, वहाँ भी बहुत सारे लोग मरे। तो दिमाग में तो आ ही जाता है ना मानवता के नाते। विश्व नागरिकता के समर्थक दलील देते हैं कि चाहे विश्व कुटुंब और वैश्विक समाज अभी विद्वान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोग आज एक दूसरे से जुड़े महसूस करते हैं। वे कहेंगे कि एशिया की सुनामी या अन्य बड़ी देवी आपदाओं के पीड़ित की सहायता के लिए विश्व के सभी हिस्सों से उमड़ा भावनोद्गार विश्व समाज की उभर का संकेत है। आज देखिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि किसी भी देश या किसी भी जगह पे किसी प्रकार का कोई सुनामी होता है, कोई ऐसी आपदा आती है, तो लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि वैश्विक नागरिकता की आवश्यकता है। लोग भले ही किसी विशेष देश का नागरिक हो नहीं हो, लेकिन अगर खराब स्थिति या गंदा स्थिति में हम उस देश की मदद करने के लिए या भावनात्मक रूप से उस देश के बारे में सोचते हैं। वे मानते हैं कि हमें इस भावनाओं को मजबूत करना चाहिए और एक विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, जो भावनाएं अभी चल रही हैं उसको और मजबूत करके एक विश्व नागरिकता की भावना की ओर बढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा यह मानती है कि हमारी राज्य सत्ता हमें वह सुरक्षा और अधिकार दे सकती है जिसकी हमें आज विश्व में गरिमा के साथ जीने के लिए जरूरत है। ठीक है, और देती भी है बहुत हद तक, लेकिन राज्य सत्ता के समक्ष आज ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिसका मुकाबला वे अपने बल पर नहीं कर सकती। मैंने कहने का कुल तात्पर्य है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो राज्य है, हमारा देश है, हमारी गरिमापूर्ण जीवन को सार्थक बनाने में मदद करेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा स्टेट या हमारा देश
किसी न किसी रूप में किसी दूसरे देश पर आश्रित होता है। तो इस ढंग का बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टॉपिक लंबा हो गया है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि पेशेंस को बनाए रखिएगा। जहाँ समझ में नहीं आए तुरंत वहाँ बताइएगा और उसमें हम थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे। क्या इस परिस्थिति में राज्य सत्ता द्वारा किए गए व्यक्तिगत अधिकार लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं? क्या या क्या मानवाधिकार और विश्व नागरिकता की अवधारणा की और बढ़ने का समय आ गया है? अब देखिए, क्या अब जैसे देश एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो उस कंडीशन में क्या आपको लगता है कि वाकई में जो हम राज्य से उम्मीद कर रहे हैं वो राज्य के द्वारा किया जा सकता है, या फिर वाकई में हमें वैश्विक राजनीति या वैश्विक नागरिकता की ओर बढ़ना चाहिए? इस पर विचार करना है। विश्व नागरिकता की धारणा के आकर्षणों में से एक यह है कि इसमें राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो जाता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है। अब कई बार अगर वैश्विक नागरिकता की हम बात करते हैं, हर व्यक्ति हर देश का नागरिक हो, तो उस कंडीशन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक स्टेट खुद से हैंडल नहीं कर सकता, एक देश खुद से उस समस्या का हल नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में बहुत सारे देश मिलकर उस समस्या का हल करेंगे। उदाहरण के लिए इसमें प्रवासी और राज्यविहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर विश्व नागरिकता आ जाती है तो इस कंडीशन में जो प्रवासी माइग्रेंट लोग हैं उनकी समस्याओं को हल करना आसान हो सकता है, या कम से कम उनकी बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, चाहे वह किसी भी देश में रहते हों। अब विश्व नागरिकता की स्थिति में उन किसी भी देश के नागरिक हों, उनको कुछ बुनियादी सुविधाएं तो दी जा सकती हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, पिछले खंड में हमने देखा कि देश के भीतर की समान नागरिकता को सामाजिक आर्थिक असमानताओं या अन्य मौजूद समस्याओं से खतरा हो सकती है। समान नागरिकता से सामाजिक आर्थिक असमानताएं या अन्य मौजूद समस्याओं से खतरा हो सकती है। इन समस्याओं का समाधान अंततः सिर्फ संबंधित समाज की सरकार और जनता ही कर सकती है। इसलिए लोगों के लिए आज एक राज्य की पूर्ण और समान सदस्यता महत्वपूर्ण है। कि आपको कोई समस्या है तो आप जिस देश के नागरिक हैं, जिस राज्य के नागरिक हैं, वहां आप जा सकते हैं और आपके सरकार द्वारा उस समस्या को हल किया जा सकता है। लेकिन विश्व नागरिकता की अवधारणा हमें यह याद दिलाता है कि राष्ट्रीय नागरिकों को इस समझदारी से जोड़ने की जरूरत है कि हम आज अंतर संबंध विश्व में रहते हैं, और हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें और राष्ट्रीय सीमाओं के पार के लोगों और सरकारों के साथ काम करने के लिए तैयार हों। अब देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर हम किसी देश तक सीमित रहते हैं और हमको कोई समस्या होती है तो सिर्फ हमारा सरकार ही हमको मदद कर सकती है। लेकिन हम वैश्विक स्तर पर अगर अलग अलग देशों के नागरिकों से अपना संबंध बनाएं, अलग अलग वैश्विक नागरिकता की स्थिति आ जाए, तो उस कंडीशन में अगर हमको कोई दिक्कत होता है तो वह वैश्विक स्तर पर इसका समाधान किया जाएगा और एक से अधिक देशों के सरकार इस समस्या को हल करने में हमारी मदद करेंगे। देखिए, कुछ आओ कुछ करके सीखे में कुछ से वैश्विक नागरिकता शिक्षा ग्लोबल थी, ये आपका कुछ लिंक दिया होगा, इसको आप कॉपी करके एक बार चेक करिएगा। फिलहाल अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, हमारा प्रश्न आ गया। अब देखिए, नागरिकता का सीधा सा मतलब समझ ही गए होंगे। अब एक अरस्तु विचारक है जिनकी बात हम करते हैं कि उनका नागरिकता का क्या मतलब है। अरस्तु जैसे विचारक का नागरिकता का अर्थ थोड़ा सा छोटा व संकीर्ण निकालते हैं। अरस्तु का नागरिकता या नागरिक, राज्य का नागरिक वही होगा जो राज्य की राजनीतिक सत्ता में भाग लेता है। उसमें दास, बुजुर्ग, महिला और बच्चे को नागरिकता के रूप में नहीं माना। अरस्तु इन चार लोगों को, महिला, बच्चा, बूढ़ा और दास को, या प्रवासी को जो दूसरे देश से निवास करते हैं, उनको नागरिक के रूप में नहीं माना। क्योंकि महिलाएं घर के काम से उनको फुर्सत नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर महिलाओं को किसी कारणवश अगर राजनीतिक सत्ता में भाग लेने के लिए कह भी दिया जाए तो वे अपने हित की बात करेंगी, अपने मंतव्य की बात करेंगे, दूसरे की समस्या से पहले वो अपनी समस्या को देखेगी, तो कहीं ना कहीं अपने हित की ज़्यादा बात करेंगी। और महिलाओं को कहा गया है कि आप घर के काम को, आप बच्चे के काम को करिए, बच्चों की देखभाल करिए, तो आपके जो पति हैं वे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे राज्य का। दास को उतना बुद्धि ही नहीं है कि वो काम कर पाएगा, बच्चा बहुत छोटा है और दूसरे देश का नागरिक आपके देश के लिए हित उतना सोच ही नहीं सकता है। तो इस कंडीशन में अरस्तु का नागरिकता बहुत संकीर्ण है और वे कुछ चुनिंदा लोगों को ही नागरिकता देने की बात करते हैं। आइए प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है,
कुल इसमें 6 प्रश्न हैं, 6 पे चर्चा करेंगे। बस एक एक पॉइंट बता दूंगा, बाकी इसको एक बार आप अपने हिसाब से बनाइएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनाना है, मतलब सॉरी, हम बताएंगे आपको कैसे बनाना है। आप कमेंट करिएगा कौन सा प्रश्न आपसे नहीं हुआ, पूरे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न है कि, एक सेकेंड रुक जाइए। पहला प्रश्न हमारे बीच आता है कि राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में नागरिकता में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल होते हैं। अगर किसी, कहने का तात्पर्य कि अगर किसी देश या किसी राज्य के आप नागरिक हैं तो आपके पास कुछ दायित्व यानी ऑब्लिगेशन और कुछ अधिकार, राइट्स हैं। तो दोनों चीज़ हैं, आपका अधिकार के साथ साथ आपका दायित्व भी आता है, दोनों शामिल हैं। समकालीन लोकतांत्रिक राज्य में नागरिक किन अधिकारों के उपभोग की अपेक्षा कर सकते हैं, नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या दायित्व है। ठीक है, नागरिकों का राज्य के प्रति और अन्य नागरिकों के प्रति क्या दायित्व है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, आगे देखेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से न कर सके। इस कथन की व्याख्या करिए। जैसे मैं बताया था कि कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति है, तो समान अधिकार तो दे दिए, लेकिन क्या वो उस अधिकार का उपभोग कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में उनके द्वारा कुछ विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए राज्य के द्वारा। तीसरा प्रश्न है कि भारत में नागरिक अधिकार के लिए हाल के वर्षों में किए गए विभिन्न 2 संघर्षों पर टिप्पणी लिखिए। इन संघर्षों में किन अधिकारों की मांग की जा रही है। तो इसमें आप संक्षिप्त रूप से एनआरसी का देख लीजिएगा और सीएए का जो विरोध हुआ था दिल्ली में और भी बहुत सारे जगहों पे एक विशेष समुदाय द्वारा जो किया गया था, तो इसकी जिक्र करिएगा, एनआरसी और सीएए। चौथा प्रश्न आता है कि शरणार्थियों की समस्या क्या है। शरणार्थियों की समस्या क्या है, वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकता है। जैसे अभी हम पढ़े कि वैश्विक सहायता या वैश्विक नागरिकता किस प्रकार की सहायता है कर सकता है, इसकी चर्चा की है। साथ ही साथ शरणार्थिक समस्या क्या है, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। बस प्रश्न बता दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। पांचवा प्रश्न हमारे बीच आता है, देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों के प्रवासन का आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं। प्रवासी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे सकते हैं। अब देखिए, इस पे चर्चा किए थे महाराष्ट्र गुजरात का उदाहरण देके और यूपी बिहार झारखंड का उदाहरण देके, तो इसका बारे में समझा दिया। एक बार पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा, सारे प्रश्न का हल आपको पीछे मिल जाएगा, उत्तर पीछे मिल जाएगा। छठा, आज भारत जैसे समान नागरिकता वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता एवं पूर्ण स्थापित तथ्य वरन एक परियोजना है। नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं। ठीक है, इन तमाम विषयों पे हम चर्चा कर चुके हैं। एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिए या वीडियो को पीछे जाके देखिए, आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत विस्तार से समझाया गया है, मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि आज का हमारा टॉपिक नागरिकता था, जिसे हमने कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और THAN थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपसे उम्मीद की जाती है कि अब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि उन लोगों के पास भी पहुंचे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से 2 फायदा, एक तो आपको हर एक चीज़ को मैंने पढ़ के बताया तो थोड़ा, और समझा के बताया तो थोड़ा क्लियर हो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट उन लोगों के लिए जिनके पास बुक नहीं है, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ा के करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और इसी तरह मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊं। जैसे लगभग 2 घंटा का वीडियो हो गया है, तो मेरा भी इसमें कुछ न कुछ मेहनत लगा है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत के रूप में लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, फल के रूप में हमें देंगे। साथ ही साथ मैं इसका MCQ भी करवाऊंगा। 3 स्टेप में NCERT पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाऊंगा और भी बहुत सारे जो NCERT के लगभग टॉपिक, सारे टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना देर तक बने रहने के लिए, आपका पेशेंस के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।